उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट करना है, हम कौन सी स्केल यूज करेंगे? GCS. The scale was first given by a person named by Graham Tatsley and Brian Janet in 1974. So the Glasgow Coma scale was first published by Professor Graham Tatsley and Brian Janet in 1974. So MCQ one liner पूछ ले कभी कि किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा? It is given by Graham Tatsley and Brian Janet in 1974. It is used to assess the neurological function and impaired consciousness, or in one word neurological status identify करना है आपको, neurological status of any person. We will use this Glasgow Coma scale GCS. Total score कल मैंने बताए थे आपको, minimum score is 3 and maximum is 15. So the score in GCS will be 3 to 15. 3 to 15. Minimum 3 in case of coma, unconscious state, or even in death. Still the score will be 3. And if patient is completely oriented, conscious, fully awake, motor power is full, then we will give total maximum number is 15. Clear? So Glasgow Coma scale was published by Anshul Sutri, two person, Graham Tatsley and Brian Janet in 1974. This is one liner MCQ जो आपको पूछ लेगा भी. We will assess total 3 parameter in GCS. The E for eye response, V for verbal, and M for motor response. E, V and M. लिख लिया? वो करें? सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमें कितना आता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यस, लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना गोल नहीं है, बस लाइफ में हैप्पी रहने के लिए कितने पैसे चाहिए वो इंपॉर्टेंट है. सो ये सेम इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे भी. पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है या पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम क्लियर करना है आपको, क्वालिफाई करना है, उसके लिए कितना पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है. और आप वो भी नहीं कर रहे हो. हम तो करा देंगे, सिलेबस हो जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, सिर्फ नोटबुक भर भर के इसको क्या करोगे? क्या काम आएगी नोटबुक? है कुछ काम नहीं आएगी. ये थोड़े दिन बाद रद्दी वाले को वहां मिलेगी, मिलती है, ऐसा ही होता है. जो आपका ये नोटबुक्स होती है, कोई काम किसका काम आएगी? कुछ काम नहीं आएगी. आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, फिर इसको कोई नहीं देखेगा, इधर झांकेगा भी नहीं कोई इसकी तरफ. तो अभी मौका है, चांस है, इनको भी अपनी आंखों का दीदार कराओ, नोटबुक नोट्स को कुछ तो इनको यूटिलाइज करो. यस, मेहनत करो, काम आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा. मैं मॉर्निंग, आज मैं स्क्रब नहीं था, सुबह मॉर्निंग से लेकर अभी तक मैंने 189 एमसीक्यूज जो है मैंने बना दिए पढ़ पढ़ के. कोई काम नहीं था मेरे पास, मोबाइल था मेरे पास, तो मैं बैठे बैठे क्या करूं, सो बना दिए. और मेरे काम आएंगे आगे आपको पढ़ाने में. मुझे जब टाइम नहीं मिलेगा तो मैं उनको यूटिलाइज करूंगा. आप लोग, आपको टाइम नहीं है, टाइम है, कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्यों करना है? यस, भाई मेरा काम है, मैं सर्कुलेटरी नर्स था तो मैं ओटी में बैठा हूँ. अब कुछ काम होगा तो बुलाएंगे वो मुझे, सर स्क्रब नर्स, काम नहीं है तो मैं बैठा हूँ. बैठा हूँ तो क्या करूँ? मोबाइल में बैठा, वाईफाई कनेक्ट किया, बस बनाने स्टार्ट कर दिए. मोबाइल का यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ रील चलाने में ही किया जा सकता है या रील देखने में ही किया जा सकता है. रील और रियल में बहुत फर्क होता है. सो रील नहीं बनानी हमें, रियल बनना है, तब तो आएगा कुछ मजा. टाइम जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे, प्रॉपर मैनेजमेंट करे तो मजा आएगा और सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा. बाकी सिलेक्शन तो सबका होगा, पर किसी का अभी होगा तो किसी का कल होगा. कल क्यों जाना है, हमें अभी करना है? मैंने तो भूल जाएगा 4 महीने की सैलरी, नहीं तो आपका लॉस ही हो रहा है, भूलना पड़ता. मेरे को गवर्नमेंट को दे दो डोनेट, हाँ वो सब पता है, वो आप समझ रहे हो. अभी अगर आप अपने आप को हैं, तो ये 1 साल में कितना होता है जब आप धक्का मारती जाओ. सो वो आपका आप लग रहे हो, सुनो तो आप ये तो है, ये पता नहीं था क्यों हो गए. फिर ये आजकल रिटायर्ड हो गए तो 15-15 हो गया, तो भाग रहे हैं. नहीं करना है आप, अभी नहीं लगी तो उनको मैं पूछता हूँ कि आप साल कितने कमाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, और 10,000 से ज्यादा जोधपुर में हॉस्पिटल में जाओ, कुछ नहीं जाओ तो उस टाइम होता है ना, तो ऐसा लगता है आप तो हम घर वालों से पैसे नहीं लेंगे. हार्ट रेट कितनी होती है? मैंने बोली नॉर्मल. फिर अगर 80 हो गई तो सो अगर आपसे पूछे नॉर्मल हार्ट रेट तो कितनी होती है? 60 टू 100 होती है, 72 नहीं होती है. गलत है, और ये भी गलत है, गलत है नहीं है. और फिर मुझे बोला आप 3 दिन काम करो पहले, फिर बताऊंगा. मैं गया, 3 दिन तक काम किया, चेस्ट हॉस्पिटल, टीबी वाले हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, उस वो एप्रन वाइट में 100 रुपए देंगे. 55 गया मैं, उसके बाद अपनी आप वैल्यू है वो. हमारा नर्सिंग इज एसी नर्सिंग, इस तरह टिकट्स लाओ, 10,000 रुपए प्राइवेट में मिलेंगे. डॉक्टर तो बताता हूँ क्या था उसका रिजल्ट जो है. मैं जब एग्जाम को हम रखेंगे स्टाफ नर्स ट्रेनी, नाम क्या रखा हमारा, ट्रेनी, और बोला जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तब तक कितने रुपए देंगे?
10,000 रुपए। जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे ट्रेन ही हटा देंगे, आप क्या बन जाओगे? स्टाफ नर्स, और पैसे कितने हो जाएंगे? 18,000 रुपए। ये कहानी थी। तो 4 महीने तक रिजल्ट नहीं आया, तब तक कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए। फिर कितने दिए? 18,000 रुपए। और ये भी लेते लेते मुझे 2 साल हो गए, 2 इयर्स। 2 साल के बाद मैं अकाउंट में झांका, अकाउंट ने बोला इधर कहाँ झांक रहा तू? हमें शर्म आ रही है, क्योंकि अकाउंट का बैलेंस कितना था? जीरो। कहाँ पैसे? 2 साल वहां पे किया, पैसे एक नहीं है, रुपया जीरो। ना 1 रुपया घर वालों को दिया, ना मेरी जेब में। और हम अभी भी वैसे के वैसे ही, वो का वही लेवल, नर्सिंग का नर्सिंग, ऐसा नहीं कुछ और पीएचडी कर ली हमने 2 साल में, हुआ का वही लेवल। तो फिर क्या करें? फिर छोड़ दिया, मैंने कहा ये भी बंद करो, इसको भी, ये पैसे पैसे कुछ आ ही नहीं रहे, तो फिर जाना कहाँ? यहाँ भी बंद करो इसको भी। इसको भी छोड़ दिया। यहाँ जाना बंद किया, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। वहां से बंद किया, तब क्या हुआ? यहाँ रीच हुए। अब अगर मैं वो जॉब नहीं छोड़ता, और मेरी एज अगर 33, मैं ओबीसी बिलोंग करता हूँ, अगर 33 हो गई होती मान लीजिए, क्या उसके बाद मुझे कोई एम्स वाला या कोई दूसरा हॉस्पिटल रखता? किसी की हिम्मत नहीं मुझे रख ले बाद में, क्योंकि मेरा लेवल इतना बढ़ जाता, हाई लेवल हो गया मैं उस बाद में। और एज नहीं, लेवल बढ़ गया आपका, यू आर बिलोंग टू हायर लेवल। दैट्स व्हाई नो वन कैपेबल टू कीप यू इन योर हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। लाइक एम्स भी आपके बराबर नहीं है उस टाइम। एम्स की भी वो हम बोलते हैं हिंदी में औकात, वो आपकी वो एम्स की भी औकात नहीं कि वो आपको रख ले, आप इतने हाई लेवल पे रीच हो जाओगे। सो क्यों इस टाइम को करना है भाई? जब आप 30 क्रॉस कर जाओगे, आफ्टर 30 ईयर, नो वन विल आस्क यू फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 30 साल के बाद आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप जनरल में बिलोंग कर रहे हो। फिर आप बस एक ही बहाना कि मैं ओवरेज हो गया, बाकी तो मैं नींबू को खट्टा नहीं कहता और मीठा नहीं कहता, अंगूर हाथ में नहीं आ रहा, वो सारे वो सब क्या है, फिर बहाने हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए अभी से क्या करनी है? मेहनत, मेहनत करनी है। बाकी किसी ने क्या खूब लिखा और कहा होगा, पता नहीं किसने लिखा था, मैंने नहीं लिखा, बस मैं बोल देता हूँ कि वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। सो अभी आपके पास टाइम है, वक्त मिल रहा है, एवरीवन इज सपोर्टिंग यू। ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, किससे भी करके मिल रहा है सपोर्ट। लाइक मैं बीएससी नर्सिंग करने से पहले बीएससी कर रहा था इन साइंस, बायोलॉजी, इन जूलॉजी, इन केमिस्ट्री, इन उसमें फिजिक्स। सो एक दिन सडनली मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और मुझे बोला बीएससी नर्सिंग कर ले। मैंने बोला मुझे भी इसमें पसंद आ नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत सारी, वो पता नहीं फोटो बनवा रहा है, इसका फोटो बनाओ, बॉटनी जूलॉजी फोटो बनाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल है, और मेरे को ये बिल्कुल फोटो बनाना पसंद नहीं था, जो आजकल यही बनाता हूँ मैं। सो मैंने कहा ठीक है, मैं गया घर पे, जाके पापा को बोला पापा बीएससी नहीं करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है। पापा ने बोला ठीक है कर ले। उनको ऐसा लगा कि रोटी सूखी नहीं खानी, रोटी में घी लगा के खाना है, खा ले, रोटी तो खानी है खा ले। मैं ठीक है, सुबह उठा, मैंने बोला पापा पैसे, पापा ने ये निकाले, ले ये 500 रुपए जा। मैंने बोला इससे क्या होगा? बोला कितने चाहिए? 1000। फिर मैंने बोला फीस है 60,000 रुपए। कितनी है? 60,000, 60,000 रुपीज तो फीस है, बाकी फिर मेरा देख लेंगे जो भी होगा वो तो। अभी एडमिशन फीस कितनी लगेगी? 60, उस टाइम 60,000 था, अभी पता नहीं कितना है जब मैंने पे। हाँ, विदाउट डोनेशन जो होता है वो 60,000, बाकी जो भी होता है अलग। सो इतने पैसे थे नहीं, इतने पैसे थे नहीं भाई, वो लेवल स्टैंडर्ड जो था वो थोड़ा उतना लेवल नहीं था कि इतने पैसे वो तुरंत ये ले ऐसे फेंक दे, नहीं पैसे का। सो उन्होंने तो बोला इतने पैसे का है बेटा, आपने तो ठीक है बीएससी चल लेते। मैं तो कहा नहीं करनी क्या, अब नर्सिंग ही करनी है, अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो डॉक्टर बन के ही रहूंगा मैं, इंजेक्शन लगाऊंगा मैं इधर, ठीक है। तो बाद में उन्होंने पता नहीं कहा जो भी जुगाड़ किया, वो उधार मिलते ना पैसे, उधार लेके आए, बोला ये ले जा, तू तो जा, बाकी देखेंगे हम तो जो होगा। तो अभी आपका जो फैमिली है, मैं उन्हीं फैमिली वालों की बात कर रहा हूँ, हो सबकी कंडीशन लाइक मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं भी कोई ऐसा नहीं कि आज जो हूँ वैसा ही, जब बॉर्न हुआ तब से वैसा ही था। इट इज नॉट, सब एक ही फैमिली, उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सब, मिडिल क्लास लोअर क्लास ही होते हैं। तो अभी जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके घर वाले मम्मी पापा जो भी सपोर्ट दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, और वो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है कि आप भी उनके लिए कुछ करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे, तो मैं श्योरली लिख के दे सकता हूँ कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। प्राइवेट जॉब करके आप अपना घर भी नहीं चला पाओगे, उनका तो दूर है। तो फिर क्या मतलब इस लाइफ का? और जो एक बहुत ही फेमस लाइन है कि अगर आपका जन्म जो होता है वो गरीब घर में होता है, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो कोई बात नहीं, गरीब हो सकता है, लेकिन अगर आपकी डेथ होती है और आप गरीबी से मरते हैं, तो वो सारा दोष किसका है? आपका अपना खुद का है, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ किया नहीं है। इसलिए मम्मी पापा ने बॉर्न कर दिया, जन्म दे दिया, और हम इस काबिल यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ा है। अब वो आपको करके दिखाना है उनके लिए, तो उन्हीं के लिए मेहनत करनी है, उनका नाम रोशन करना है, उनके लिए कुछ करना है, यही उम्र है, कर सकते हैं। बाद में जब वो बुढ़े हो जाएंगे, तो फिर उनको क्या करके क्या देंगे? बाद में मम्मी के लिए नई साड़ी ले जाओगे तो क्या पहनेगी वो? बेटा तो दिखता ही नहीं है, क्या साड़ी पहने? फिर वो क्या पहनेगी? पहनेगी क्या जब चला ही नहीं जाता है, जब वो कहीं जा ही नहीं सकती, तो किसको दिखाएगी? भाई नया जो भी साड़ी या जो भी लाते हैं, वो क्यों लाते हैं? वो अपने पहनने के लिए कम होता है, दूसरों को दिखाने के लिए जाता है कि आज मैंने कुछ नया पहना है, तभी तो भाई तब पहनते कब है? जब बाहर जाता है। ऐसा नहीं कि आज घर पे ही रहूंगा तो आज नई साड़ी पहन के बैठी हूँ, या नए कपड़े पहन के बैठता हूँ घर पे, ऐसा होता है? बाहर ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाहर वाले तो देखेगा कि आज नए पहने हैं। अब मम्मी पापा की उम्र नहीं रही देखने की, वो बेचारे घर पे ही रहते हैं, अब वो क्या पहनेंगे? तो इसीलिए करना है तो कब करना है?
अभी टाइम है, उनको घुमाना है तो अभी घुमाना है, बाद में उनके घुटने ऐसे हो जाएंगे, फिर आप ना तो उनको कंधे पे बिठा सकते क्योंकि आप अपने घुटनों पे अपना भार भी नहीं उठा पाओगे, तो फिर कैसे उनको घुमाओगे? तो घुमाना है तो भी अभी, अभी नौकरी लगेगी तो गवर्नमेंट फ्री देती है हर साल घूमने के, पता है आपको, जिसको हम बोलते हैं एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, जहां पे हमारे जो आने जाने का किराया लगता है सब फ्री होता है, 1 रुपया नहीं लगता है, मेरा, मेरी फैमिली का और मेरे माता पिता का, सब लोग क्या होंगे, फ्री होंगे। तो मजे हैं, जितने साल ज्यादा जॉब करोगे उतनी बार ज्यादा घूमने जाओगे, जितना लेट लगोगे उतना कम घूमने जाओगे। यस, तो क्यों नुकसान कर रहे हो अपना? चले अभी, ये सारी साइकोलॉजी थी जो खत्म हो गई, आगे क्या है? तो कल से अब क्या करोगे? पढ़ के आओगे, मेहनत करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा अच्छा वाला। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस ईयर वी विल ऑब्जर्व 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स को हम असेस करते हैं, एंड दीस 3 पैरामीटर्स जो हम बार बार बात कर रहे हैं, दैट इज ई वी एम। ई फॉर आई रेस्पॉन्स, वी फॉर verbal, M for motor. These are the 3 parameters which we assess during the Glasgow scale. The parameter which we assess first, that is eye response. कौन सा पैरामीटर है जिसको हम सबसे पहले असेस करेंगे? तो आंसर क्या होगा? आई रेस्पॉन्स इज द पैरामीटर which we assess in first, and which is the most important or most critical parameter? Answer should be, this is the motor. Most important answer should be motor. मोटर वाला जो है वो क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले किसको असेस करते हैं? आई को। याद रहेगा दोनों क्वेश्चन? So these are the 3 parameter, E, V and M. I response यहाँ पे हम टोटल 4 things असेस करेंगे, वर्बल में 5 things एंड मोटर में 6 things जो है यहाँ पे असेस करेंगे, और इन्हीं के बेसिस पे नंबर है 4, 5 एंड 6। टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? तो आप टोटल कर लेंगे, 4 + 5 9 + 6 15। So this is the total numbering scoring. E, V and M, eye opening, verbal and motor. क्लियर है? वो करें नेक्स्ट, आगे मूव करें। नेक्स्ट, the first parameter assessed in GCS is eye opening. Most important and most critical GCS parameter assessed is response is motor response. Now GCS के अंदर जो स्कोरिंग है, टोटल स्कोर जो है आपका 3 to 15 जो है, मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 15, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज 3 to 8, फर्स्ट स्कोर जो हम बात करेंगे 3 to 8, सेकंड वन इज 9 to 12 एंड थर्ड वन इज द 13 to 15। सो टोटल 3 यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे ये लिख लिया, देख ले, फर्स्ट इज 3 to 8, 9 to 12 and 13 to 15। 3 to 8, it is an indication that patient is not responding. Patient is not responding, or in other word we can say it is an unconscious state. Unconscious. If it is 9 to 12, this is the semi-conscious state. And if it is 13 to 15, that patient is conscious. When person is having score 3 to 8, पेशेंट विल अंडर अनकॉन्शियस स्टेट, एंड जब भी कोई पर्सन अनकॉन्शियस होता है तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हमें उसको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा? आपको पूरी तरह से 100% कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करनी होगी, बिकॉज पेशेंट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस, वो कुछ भी नहीं करेगा, इवन मूवमेंट भी आपको एवरी 2 आवर क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ स्कोर 3 to 8, यू शुड गिव कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द पेशेंट। कौन ओपन करा बार बार? ये एयर्स हवा से या बाहर आवाज आ रही है? 3 to 8 है तो आपका पेशेंट में आपको क्या करना है? फुल केयर आपको देनी है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर आपको प्रोवाइड करनी है, फुल केयर। इफ द स्कोर इज 9 to 12, then patient is under the semi-conscious state. So in this condition, patient is not completely dependent. Patient is not 100% dependent, but still patient is having risk for few problems, like patient may have the aspiration risk. Patient not able to perform all the work spontaneously, like उसको washroom जाना है, वो जा सकता है, लेकिन it may be possible patient fall हो सकता है due to the semi-conscious state. So you have to support the patient and take to the washroom. So आपको उसको support provide करना है यहाँ पे, patient की आपको further care यहाँ पे करनी. So here we required full care, here we required further care, आपको support करना है यहाँ पे, सपोर्टिव केयर आपको देनी है। एंड इन कॉन्शियस स्टेट आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट। आपको पेशेंट को सिर्फ क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, वो सब कुछ अपना सेल्फ से करेगा। सो दिस इज द स्कोरिंग सिस्टम, जीसीएस स्कोरिंग। दिस इज द स्कोर, तीनों स्कोर आपके 8 या 8 से लेस जो लिखा है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 3 to 8 लिख देंगे। क्लियर है? ये मूव करें। यस, लिख लिया।
सो दिस इज द स्कोरिंग. यहाँ पे लिख देंगे आप 3 to 8 कर दो. इट मोर बेटर टू रीड एज अ 3 to 8 क्योंकि मिनिमम तो 3 होता है, उससे कम होगा नहीं. सो 8 और 8 लेस देन 8 इज 3 to 8. नेक्स्ट लिख ले. द नेक्स्ट इज फर्स्ट रेस्पॉन्स, दैट इज आई रेस्पॉन्स. सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर द आई रेस्पॉन्स. ए पर्सन इज लाइक यू, आपकी तरह है, मेरी तरह है, अपनी आंखें स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है. द पर्सन इज हैविंग स्पॉन्टेनियस आई ब्लिंकिंग, हम जो अभी कर रहे हैं, that spontaneous eye blinking response is present in the patient, then we will give full number and the number is 4 number. So a person is having spontaneous eye blinking, then we will give total score is 4. अब इसमें मैंने कल जैसे एग्जांपल दिया था कि a patient came to you and asking about the time. So patient आपके पास आ रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, दिख रहा है, patient is able to see, that's why COD is walking. So वहां पे भी आपको नंबर कितना देना है, 4 देना. उसमें लिखा हुआ नहीं है कि आंखों में क्या हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है नहीं हो रहा, वो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी क्या लिखा है, वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, मतलब उसमें नंबर कितना आएंगे, 4 नंबर आएंगे. सो आई रेस्पॉन्स में फर्स्ट पॉइंट नंबर कितना आ जाएंगे, स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग में 4. You observe that the patient is sleeping in the bed and he is not blinking eyes spontaneously, he is sleeping in the bed. आपने you just call the patient with his or her name, आपने आवाज दिया, रामलाल, उठ गया पेशेंट है. In this situation, patient is not blinking eyes spontaneously, but patient is having blinking or the eye response with sound, verbal response जिसको हम बोलते हैं. This is known as verbal response. So if the eye response present with verbal sound, then number is 3. If patient is not responding to verbal, then we will go for the next level, and in this situation we will give painful stimuli to the person. थप्पड़ नहीं मारना है पेशेंट को, थप्पड़ मार दिया उठ. So we will go for the pain stimuli. You can give pain to the patient, like you can light tape on this glabella point between your these eyebrows. जो point है glabella point यहाँ tap करना है. You can press the ear lobe. This is the one way, and either you can go for the nail pressing, nail press करना है. बाकी जो methods है वो use नहीं होते हैं हॉस्पिटल्स में, याद रखें. If you are doing like this, इस मसल को पकड़ के ऐसे दबाते हैं यहाँ से, और either you are just इधर यहाँ से chest पे rub कर रहे हैं, उसको ऐसे दबा रहे हैं. जब अगर पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा, वापस आएगा, देखेगा यहाँ पे ऐसे मार्क होंगे बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक से इधर इधर, बोलेगा पता नहीं अंदर क्या 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 पीटा दिखा मुझे पूरा. सो आपका ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि पेशेंट का पेनफुल रेस्पॉन्स या मोटर रेस्पॉन्स चेक करने के लिए आप पेशेंट को पेन स्टिमुलाई कैसे, हाउ टू गिव द पेन स्टिमुलाई टू द पेशेंट. सो दिस chest rubbing and this muscle squeezing is not allowed. The allowed thing is you can tape on glabella point, ear lobe and nail pressing. These things are allowed to go. Otherwise ना बाल खींचने हैं, ना थप्पड़ मारनी है, ना ऐसे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, केस हो जाएगा आप पे. So if the patient is responding with pain stimuli, then we will give number 2. After giving pain stimuli, still the patient is not responding, still eyes are not open, then the number is 1 because patient is having no response. So in case of no response, number is 1. Clear चारों? 0 होता नहीं है. So there are 4 options. 1 is spontaneous eye response, number is 4. Person is having response with sound, number 3. Painful stimuli, number 2. No response, 1. Clear? These are the 4 things. So देख सकते हैं आप. So spontaneous eye response, eye open with voice or sound, eye open with painful stimulation, or no response. क्लियर है? सो आई से रिलेटेड निकालेंगे स्कोर इजीली. जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में आएगा, चाहे ट्यूसडे पेपर में हो या आने वाले एग्जाम में हो, आपका स्कोरिंग सिस्टम जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए. सो आई निकाल लोगे. नेक्स्ट इज V4 वर्बल. Next is the verbal response. So it is also very easy. हमारे सुभाष सर जो है पता नहीं क्या क्या ट्रिक बनाते रहते हो. इसमें क्या बनाया उन्होंने? कुछ नहीं बनाया. बनाया वही ट्रिक बनाया. मैं ट्रिक नहीं बनाता हूं. वैसे आप क्या लिख सकते हो ऐसे ही. आंखों से रिलेटेड क्या है, आंखों से सही नहीं दिखते हैं, बस याद हो गया. अब बनाना नहीं. आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ऐसे याद रखो. लिख लिया. नेक्स्ट second one is verbal response. Verbal is related to vocal sound. So the first response is if the person is completely oriented to time, place, person. The person is completely oriented to time, place and person. So हम बोलते हैं TPP. एक एमसीक्यू आया था एग्जाम में, आई थिंक साइकेट्रिक में सर ने पढ़ाया भी होगा, पढ़ाया नहीं तो पढ़ाएंगे अभी. साइकेट्रिक हो गया? नहीं हुआ? डाइजेस्टिव नहीं हुआ? रेनल नर्वस चल रहा है, ठीक है. ऑन्को नहीं हुआ. टाइम, प्लेस, पर्सन. एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पर्सन इज डिसओरिएंटेड. पर्सन क्या हो रहा है? डिसओरिएंटेड हो रहा है, मतलब उसका ओरिएंटेशन लॉस हो रहा है. इन दैट सिचुएशन, आउट ऑफ हिस्ट्री, टाइम, प्लेस एंड पर्सन,
person will get disoriented out of these three. सबसे पहले किससे disoriented होगा? Time, place और person. किसको वो लॉस करेगा फर्स्ट नंबर पे तीनों में से? टाइम का पता नहीं चलेगा, सुबह हो रही शाम हो रही है, प्लेस मैं कहाँ हूँ, पर्सन मतलब पिताजी सामने खड़े पूछ रहे आप कौन हो, पिताजी ने ये मार के दिया, मेरे को नहीं जानता, तेरा बाप हूं मैं, सब याद आ गया. सो क्या लॉस करेगा सबसे पहले? सो दिस टीपीपी इज सेट इन अ करेक्ट सीक्वेंस. इसका जो सेट किया गया वो सीक्वेंस सही है जो बनाया गया है. इट इज लॉस्ट इन सेम सीक्वेंस. पहले टाइम होता है, फिर प्लेस होता है, इन द लास्ट पिताजी को बोलता है. बाकी पिताजी को पहले भूल गया तो पिताजी छोड़ेंगे फिर. सो लास्ट में कौन होता है? पर्सन. द राइट आंसर टाइम. नेक्स्ट, so a person is completely oriented to time, place and person, then you will give number 5. कितने नंबर दोगे? 5 नंबर. And if person is not oriented, like you are asking what is the time right now, so is it morning or the evening or the night, person is saying I don't know what is, मुझे नहीं पता है. Then person और place में से जो भी है वो मिस कर रहा है, भूल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? नंबर कितने? अगर oriented है तो 5 नंबर, oriented नहीं है तो नीचे का बात करेंगे आगे. So पहला point clear, that is orientation related to time, place and person. If it is completely oriented, number 5. If it is not oriented, ये टाइम प्लेस पर्सन कहाँ चेक करते हैं वैसे और कहाँ यूज होता है? इट इज वेरी कॉमनली यूज इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्केल? क्या असेस करते हैं? बिल्कुल, पेशेंट का कॉग्निटिव इंपेयरमेंट चेक करने के लिए. इट इज रिलेटेड टू कॉग्निशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट चेक करने के लिए. दिस स्केल इज हैविंग 5 पैरामीटर्स. इसमें पहला ही आता है ओरिएंटेशन, पता है? सो ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, अटेंशन, नहीं पता? फिर मैं क्यों बता रहा हूँ नहीं पता? So this is a common question है. Mini mental status examination is a very common question जो multiple time exam में आता है. Question पूछते हैं maximum score 30 is the maximum score in this mini mental status. Score जो होता है 30 is the maximum one. Total 5 parameters है जिसमें अलग-अलग scoring होता है. And first parameter जो आता है वो क्या है? Orientation, जहाँ पे 3 questions पूछते हैं, time, place and person. अगर तीनों right तो 3 नंबर, नहीं आता तो जो नंबर नहीं आ रहा उसको कट कर देते हैं और लिख देते हैं स्कोर. क्लियर? बाकी डिटेल में आपको कौन पढ़ाएंगे? श्री सर. वेरी गुड, ये तो याद है आपको. और ओरिएंटेशन हो गया. नेक्स्ट सेकंड थिंग आता है पर्सन इज ओरिएंटेड. आफ्टर ओरिएंटेशन यू आर चेकिंग द नेक्स्ट थिंग, और इट मे बी समटाइम पर्सन इज डिसओरिएंटेड, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. नेक्स्ट आता है वो आता है कंफ्यूजन. सेकंड इज कंफ्यूजन, एंड आई थिंक कंफ्यूजन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल बिकॉज़ एवरी टाइम यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू. यस और नो? कंफ्यूज होते हो? व्हाट इज कंफ्यूजन? व्हाट इज कंफ्यूजन? कंफ्यूज, दैट इज कंफ्यूजन. वेरी गुड. सो in a verbal response, the next one is confusion. Confusion means you are not clear for the answer. You are getting confusion between option number A and option number C. A is right or C is right? A लग रहा है, C हो सकता है. At last A C A C A. So this is confusion. Yes or no? So when person is in confused state, person will have a face which is known as puzzle face. Patient का face कैसा होता है? Puzzle face होता है, ऐसे ऊपर देखते रहते हो. अभी तो मुझे याद था, अभी puzzle face वाला face. That is confusion. So next second is confusion. Number is 4. Clear? इसके बाद आता है दो स्पेसिफिक पॉइंट जिसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. वन इज इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स एंड वन इज इनअप्रोप्रिएट साउंड. लाइक इफ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि आज जो है सेकंड क्लास कौन से सब्जेक्ट का है, यू विल गिव द आंसर टुडे फ्रॉम 5:30 PM वी विल गोइंग फॉर अ मूवी. मैंने क्या पूछा? क्लास क्या है, आप क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल 5:30 बजे हम मूवी देखने जाएंगे. So in this situation, whatever stimuli you are providing to the patient is not giving appropriate response for that stimuli. The response for that stimuli is completely wrong. You are able to understand what the patient is saying. आपको सब कुछ समझ आ रहा है, but जो response person कर रहा है वो क्या है? Wrong. Patient is providing you a inappropriate response to the stimuli. That is known as next one, inappropriate word or inappropriate response. Word or response. याद रहेगा? The next one is inappropriate sound. Like if you are asking आज आपने खाने में क्या खाया, पेशेंट विल से होता है ऐसा. इट इज वेरी कॉमन इन हॉस्पिटल्स पेशेंट के साथ. सो आपने क्या समझा? इन दिस सिचुएशन पेशेंट इज प्रोवाइडिंग यू अ वर्बल रेस्पॉन्स बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट इज सेइंग यू. इट इज राइट और रॉन्ग वी डोंट नो, बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट इज सेइंग. यस, this type of response is known as inappropriate sound. This is known as inappropriate sound. So inappropriate sound is 2. No response 1. Last is no response and we will give 1. Clear हो गया? 2 पॉइंट कंप्लीट. फर्स्ट इज आई, सेकंड वन इज वर्बल. आई के अंदर 4 पॉइंट हमने बात किए. स्पॉन्टेनियस है 4 नंबर, वर्बल है
3 नंबर पेनफुल, 2 नंबर नो रेस्पॉन्स, 1 नंबर विद वर्बल रेस्पॉन्स। टोटल 5 पैरामीटर जो हम देखेंगे यहाँ पे। 1 ओरिएंटेड कंप्लीटली, 5 नंबर कंफ्यूज्ड, 4 नंबर इनअप्रोप्रिएट वर्ड, 3 नंबर एंड इनअप्रोप्रिएट साउंड, 2 नंबर नो रेस्पॉन्स 1। नेक्स्ट, लास्ट इज द मोटर, द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोटर रेस्पॉन्स। स्टार्ट करें, लिख लिया। साइकेट्रिक के अंदर इसका एक टर्म होता है इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देता है पर्सन, नहीं पढ़ा? पढ़ा है साइकेट्रिक में, पढ़ाया सर ने? नहीं पढ़ाया, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। When you are asking to the questions to a patient and patient is giving some different response, that is known as tangentiality. No, no, are completely going on wrong track. Tangentiality and circumstantialities are two specific type of things which is used by the patient just to spoil the time of the teacher or person. आप लोग करते हो, हिंदी में बोलते हैं बकवास करना। In tangentiality और in circumstantiality, there is a circum. आपने पूछा कि कल, मैंने पूछा कि कल हमने क्या पढ़ा, या अभी कल का छोड़ो आज का पूछते हैं। अभी आए हो, आते ही डिनर या सॉरी लंच किया आपने, तो लंच में क्या खाया? तो आपने स्टार्ट किया कल सर 7 बजे, तो आपने छोड़ा 7:30 बजे। फिर हमने डिनर किया, बहुत थक गए थे, घर गए, रील चलाई, फिर मैं सो गया, सुबह मैं बहुत लेट उठा, आंखें ही नहीं खुल रही थी सर, फिर भी उठना पड़ा। फिर ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया, तब तक 2 बज गई, फिर देखा टाइम हो गया, फिर मैं भागते भागते आया और मैंने 2 चपाती और कुछ सब्जी थी पता नहीं वो खाई और ऊपर आ गया। सो दिस इज नॉन एज टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंशियलिटी। सो व्हेन पर्सन विल गिव यू excessive unnecessary irrelevant information before reaching to the answer, एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वहां पे पहुंचने से पहले unnecessary बातें करना, that is known as circumstantiality and tangentiality. When person is saying multiple irrelevant things but in last he or she will not give you the answer, that is known as like in school, जब आपको पता है कि अब छुट्टी होने में 10 मिनट ही बचे और आप ही हो जो लास्ट में हो जिसका नंबर आया क्वेश्चन में, पता है एक एक को पूछते हैं इसे, लास्ट में वो बच गया कोने में, हाँ भाई बताओ अकबर कब आया था? अब वो पहले तो बोला हाँ सर, अकबर कब आया था सर, और ऐसे 2-3 मिनट तो ऐसे निकाल लेगा। अच्छा अकबर आया तो था सर, अकबर कब आया था, ओके सर। सो वो ऐसे फालतू की बातें करते करते लास्ट में रिंग बज जाएगी स्कूल की और फिर सब भाग जाएंगे। सो दैट इज जस्ट वेस्टिंग द टाइम। यस, चलो पढ़ना आप घर जाके क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज मोटर रेस्पॉन्स। डिसऑर्डर ऑफ थॉट होते हैं बहुत सारे, डिसऑर्डर ऑफ थॉट आपने पढ़े होंगे और उसमें आप पढ़ोगे आगे जाके। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर हम बात करें फर्स्ट, व्हेन पर्सन इज कंप्लीटली फॉलोइंग योर कमांड्स। आपने बोला खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, बैठ जा, बैठ गया, हाथ ऊपर कर, ऊपर ही है, शाम को आके देखो हाथ ऐसे ही रख रखा है, अभी तक नीचे नहीं किया, नीचे कर दे भाई, आपने बोला ही नहीं। सो obeys a simple command, that is 6 number, person command follow कर रहा है तो उसको हम क्या देंगे 6 number। when you are giving simple command to the patient but the person is not responding, command follow नहीं कर रहा है, बच्चे को बोला ये काम कर, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, फिर जाके उसको ये कान पकड़ के नीचे ऐसे किया, तुरंत काम करना स्टार्ट होता है। so if you are starting giving response by pain, then we will give number 5। पेन के साथ है तो कितने नंबर आएंगे 5। then we have 3 very important point जो कंफ्यूज करते हैं हमेशा इसके बाद वाले। ये दोनों तो सिंपल है, कमांड फॉलो कर रहा है बिना कुछ बोलते ही कमांड फॉलो कर रहा है तो नंबर 6, और पेन से कर रहा है तो नंबर 5। then we have 3 point, the first one is normal flexion और withdrawal। like आपने देखा होगा स्पेसिफिकली जब दो पर्सन, दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल, और दोनों की घर वालों में क्या करा दी शादी, ये जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम, ऐसे सिंबल को हम क्या बोलते हैं मेटिंग कपल, मैरिड कपल, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लिए, both are married with each other, absolutely both are married with each other only, not with others। so जब शादी हो गई, शादी होने के बाद अगला जो स्टार्ट होता है वो होता है फाइट। दिस इज वेरी कॉमन इन मैरिज, दिस इज वेरी कॉमन इन मैरिज। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर देन मैरिज विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्पटम, दैट इज नोन एज फाइट। लड़ाई हो गई, आफ्टर फाइट जो गुस्सा होता है, फीमेल का मुंह इधर हो जाता है और मेल का मुंह इधर हो जाता है, या फिर घर से बाहर हो जाता है, ये पकड़ो तुम्हारा, ये चला मैं, ऐसा ही होता है, लड़ाई होती है तब। आफ्टर फ्यू टाइम्स, this is a very important point which you have to understand, in comparison to male or female, the male person are strictly we can say soft hearted or no hearted, इनमें हर्ट होता ही नहीं है। the female is having very
टाइट और स्ट्रॉन्ग, अगर फाइट कर ली ना तो मैं तो नहीं मानने वाली, अब मैं आगे आके नहीं बोलूंगी आई एम सॉरी। सो ये पर्सन घूम फार के ये पूरी तरह से घूम लिया इधर उधर और समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं, भूखे रहने में कुछ मतलब है नहीं, खाना तो घर पे ही मिलेगा, वापस आके इधर आएगा और ये पर्सन क्या करेगा, उसके हाथ को पकड़ेगा। भाई जब हाथ टच करेगा तो आप देखेंगे वो हाथ को, दैट दिस इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस नेक्स्ट वन, नॉर्मल विड्रॉवल और नॉर्मल फ्लेक्शन। जब आपका हाथ कोई अननोन पर्सन या फिर जिससे लड़ी हो रही है टच भी कर ले तो आप ऐसे मेरे हाथ नहीं लगाना है, दैट इज नोन एज नेक्स्ट थिंग जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फ्लेक्शन। सेम पेशेंट को भी समझ में आ गया कि अब ये आ गया, ये हाथ को क्या करेगा, वैसे दबाएगा, पेन करेगा, दर्द करेगा, तो पेशेंट आपसे हाथ को क्या करेगा, पेशेंट ट्राई टू टेक, जो उसका हाथ, आपने जो उसका हाथ पकड़ा उससे वो दूर करने की कोशिश करेगा, आपसे बचाने की कोशिश करेगा, पेशेंट ट्राई टू टेक हैंड अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स और नर्सेस, दैट इज नोन एज नॉर्मल फ्लेक्शन। सो ये नॉर्मल फ्लेक्शन है। इसके बाद दो आते हैं जिनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल, एंड इनके लिए दो स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करते हैं, वन इज decorticate posture and second one is decerebrate posture. When person is having a little bit power, जब पर्सन में थोड़ा ज्यादा पावर है वो अपने हैंड्स को फ्लेक्स कर सकता है, इन दिस सिचुएशन पर्सन क्या करेगा, अपने हैंड्स को जैसे आप पेनफुल स्टिमुलाई देंगे लाइक यहाँ पे या फिर इधर जहां भी पेन दिया तो पेशेंट हाथों को ऐसे बॉडी के पास में लाएगा, एंड दिस इज नोन एज decorticate posture. एंड decerebrate, जब हाथों को क्या करेगा, ऐसे आप पेन देंगे तो बॉडी से दूर लेके जाएगा, एक्सटेंशन होगा, ये तो है फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, हाथों को एक्सटेंड कर रहा है, ये फ्लेक्स कर रहा है। सो decorticate और फ्लेक्सर पोस्चरिंग नंबर 3, बहुत कम पावर है तो पर्सन डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग करेगा, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं नंबर 2, एंड कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो नंबर 1। दिस इज फॉर मोटर। एवरीवन हैव अ क्लियर कांसेप्ट अबाउट जीसीएस? क्लियर जीसीएस, ईवीएम, हाई वर्बल एंड मोटर रेस्पॉन्स। मूव करें नेक्स्ट। सो एग्जाम में कभी कभी इमेज पुट कर देते हैं और पूछते हैं कि ये डिसेलिब्रेट है या डिकोर्टिकेट है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डिकोर्टिकेट डिसेलिब्रेट। और आपकी जो ट्रिक होती है वो ट्रिक क्या करती है, धोखा देती है। यहाँ पे जब आप ट्रिक बनाओगे तो डी डी टू डी टू डी टू कुछ तो बनाओगे और उसमें डी टू में भूल जाओगे कि डिकोर्टिकेट पहले था या डिसेलिब्रेट पहले था। यस, इसीलिए कोई ट्रिक नहीं बनानी है, कुछ नहीं बनाना है, सिंपली याद रखना है डिकोर्टिकेट एंड डिसेलिब्रेट, याद रहेगा। नेक्स्ट पिक्चर्स यहाँ पुट करी मैंने, आप देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर्स है दोनों, डिकोर्टिकेट एंड डिसेलिब्रेट, ये लिख लिया, दिस इज द पिक्चर। तो यहाँ पे हैंड्स को फ्लेक्स कर रहा है, दिस इज नोन एज डिकोर्टिकेट, यहाँ पे हैंड्स को एक्सटेंड कर रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेलिब्रेट पोस्चरिंग। क्लियर ये दोनों, जीसीएस क्लियर, कोई डाउट है? नाउ जीसीएस के अंदर क्या किया गया, थोड़ा जब ये जीसीएस जो बनाया गया 1974 के अंदर, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आई। क्या चेंज किया कुछ इसमें, क्या किया, इसके बाद नया जीसीएस बनाया, नया नहीं बनाया, इसका अपडेट वर्जन बनाया। अगर एग्जाम में ये भी पूछ ले, सो पेशेंट का और डेप्थ में ब्रेन का डैमेज आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीसीएस पी। सो जीसीएस इज सेम, ग्लासगो कोमा स्केल, पी फॉर प्यूपिल्स, यहाँ पे क्या है, पी फॉर प्यूपिल्स। तो देखते हैं इसमें क्या है, द ग्लासगो कोमा स्केल pupils P4 pupil score was described by Paul Brennan and Gordon Murray and थर्ड पर्सन जो वही थे ग्राम टेक्सले इन 2018। तो रिसेंटली कुछ ही साल पहले हुआ ये अपडेट, जीसीएस पी, 3 पर्सन ने इसको बनाया, पब्लिश किया। जीसीएस पी कैसे निकालते हैं, तो आपको इसमें दो पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट जीसीएस स्कोर, आफ्टर कैलकुलेटिंग जीसीएस स्कोर you will calculate the PRS, that is P for pupil reactivity score, PRS is pupil reactivity score. So दोनों कैलकुलेट कर लिया, जीसीएस एंड pupil reactivity score. After that टोटल जीसीएस माइनस टोटल पीआरएस, जो भी स्कोर आएगा वो क्या होगा आपका, जीसीएस पी होगा। तो जीसीएस पी देखते हैं, जीसीएस तो हमने पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, पीआरएस कैसे हम निकालेंगे सर, पीआरएस। सो निकालते हैं पीआरएस, प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर, और पीआरएस आता है, पीआरएस का निकालना कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे प्यूपिल्स और उनका रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एज यू नो दैट ए पर्सन इज हैविंग नॉर्मल ब्रेन, नो डैमेज इन द ब्रेन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लाइट लेंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइट, जब आप लाइट को आइस के ऊपर पुट करेंगे देन योर pupil will constrict or contract, and when you off the light then pupil will again dilate. So this is known as pupil reaction with light.
डॉक्टर देखता है ऐसे लाइट करता है, पीपल रिएक्ट कर रहा नहीं कर रहा है। सो यही रिएक्शन हमें चेक करना है दोनों पीपल्स के अंदर, वन बाय वन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट, pupil reactivity score. So in pupil reactivity score, this score is important। जो सबसे पहले समझना है वो आपका क्या है, यहाँ पे रिएक्टिविटी नहीं लिखना है, स्कोर में हम क्या लिखते हैं, अनरिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। चेक क्या करना है, अनरिएक्टिव pupil। इफ both pupils are unreactive, ये थोड़ा उल्टा है, ध्यान से समझे इसको। If both pupils are unreactive means your brain is completely damaged. In that situation both pupils are unreactive, and when both pupils are unreactive your score will be 2. If only one pupils are unreactive and one is reactive, one is unreactive and one is reactive, then score is 1. And if neither pupils are unreactive, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि both pupils are reactive। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि दोनों रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ स्कोरिंग के लिए आपको क्या समझना है, neither pupils are, both pupils are unreactive और neither unreactive, कोई भी unreactive नहीं है, तो नंबर कितना देना है, 0। ये स्कोर निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, जीसीएस में से माइनस करेंगे। लाइक ए पेशेंट इज हैविंग जीसीएस 8 and patient is having score 2 in PRS, then minus 2, score is 6। जो स्कोरिंग सिस्टम रहेगा वो अभी भी सेम रहेगा जो हमने लिखा था फर्स्ट में, 3 to 8, 9 to 12 and 13 to 15। so we will put the score in the scale। 6 है तो क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, कोमा स्टेज में अनकॉन्शियस में रहेगा। तो दिस इज नोन एज पीपल रिएक्टिविटी स्कोर। निकाल सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये लिख लिया, पीआरएस का क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर देना है। So the patient presented to you in the hospital, लिख लिया ये, आपने पेशेंट का क्या चेक किया, pupil reaction चेक किया। When you are checking the pupil reaction of the person, you observe that both pupils are reactive, the score is 0। बस यही ध्यान एग्जाम में भी रखना है। एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि no pupils are reactive, वहां ये लिखेंगे कि both pupils are reactive, मीनिंग ऑफ both lines are same, बट आपका आंसर गलत हो सकता है वहां पे, तो ध्यान रखना है। अगर रिएक्टिव है तो हमें उसको काउंट नहीं करना है। इफ pupils is reactive, आपको काउंट नहीं करना है। काउंट किसको करना है, जो रिएक्टिव नहीं है, अनरिएक्टिव pupils should be counted only, reacted pupils are not counted in PRS। next, other few diagnostic tests which we use in our nervous system, pupils should be counted only, reacted pupils are reactive, आपको काउंट नहीं करना है। काउंट किसको करना है, जो रिएक्टिव नहीं है, अनरिएक्टिव pupils should be counted only, reacted pupils are not counted in PRS। next, other few diagnostic tests which we use in our nervous system, first diagnostic test is skull and spinal radiography। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, स्कल और स्पाइनल रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब एक्सरे, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन। सो ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, वो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। सीटी स्कैन आप कर सकते हैं। तो इन टेस्ट की हम बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रख एज ए नर्स ध्यान रखना होता है। फर्स्ट इज, आप लोगों को ये लिखने के लिए नहीं है, जहां पे लिखना होगा मैं लिखूंगा पॉइंट, आप उसको लिखेंगे। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, भरे पड़े हैं, आपको सब आता है, बस वही लिखेंगे जो हम इंपॉर्टेंट होगा, तो आप समझे बस इंपॉर्टेंट इसमें। The first is radiographs of the skull reveal the size and shape of the skull bone, suture separation, infant fracture, bony, ये तो सब आपको पता ही है। एक्सरे करने से क्या पता चलता है कि उसकी साइज कितनी है, बोन टूटा हुआ तो नहीं है, अलग अलग तो नहीं हो रखा है, वो आपको पता चलता है, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्पाइनल के अंदर भी आप करेंगे तो आपको सेम फ्रैक्चर, इधर उधर डिसलोकेशन, कंप्रेशन, कर्वेचर, ऐसे बेंड तो नहीं हो रखा स्पाइनल कॉर्ड, दैट कर्वेचर, इरोजन, नैरोड स्पाइनल कॉर्ड एंड डिजनरेटिव प्रोसेस। तो सेम दोनों का पर्पस लिखा है, और इससे हमें पता चलता है कि बोन में कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। एक्सरे स्टडीज और द रेडियोग्राफिक स्टडी विल गिव यू एन आइडिया दैट देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द बोन और नॉट। यही आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन। जब भी आप रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एज ए नर्स आपका रोल क्या है वो हम वन बाय वन देखते हैं, और इसमें भी क्या लिखना मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट, if the patient is on ventilator or combative, what is combative, provide nursing support for the confused combative or ventilator dependent client। what is combative, नहीं पता है, combative पेशेंट्स नहीं आते, नाम है क्या किसी का, अरे कॉम्बेटिव यानी कोमा में अनकॉन्शियस जो होते हैं,
कंफ्यूज, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, if patient is confused, semi conscious, then there will be a chance for fall. So you have to provide the support. If the patient is cognitive in coma, then you have to support the patient, and the patient is on ventilator, again patient is like unconscious patient and you have to support the patient. Next, होता है नहीं करा सीटी स्कैन कराते हो, अगर आप आईसीयू में काम किया तो आप लेके जाते थे पेशेंट को बेड ऐसे पकड़ के, एक तरफ आगे वार्ड बॉय पीछे आप, होता है, फिर उसको शिफ्ट कराना, फिर वापस लेना, करते, कॉन्शियस होगा तो खुद हो जाएगा, नहीं तो हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट, याद है, भूल गए? मेंटेन immobilization of neck, बताया था कहीं पे? If a spinal fracture is suspected, why immobilization is required? Because if any type of bone is fractured and if it is present in the cervical area, it can damage to phrenic nerve. So damage to phrenic nerve prevention, उसके लिए आपको क्या करना है? इमोबिलाइज करना है नेक को, इमीडिएटली कॉलर लगाना है या हेलो ट्रैक्शन पुट करना है। नेक्स्ट, हो आगे, अरे जल्दी करो भाई, अब मेरा वैलिडिटी खत्म होने वाला है। माय नोज इज गेटिंग ब्लॉक्ड स्लोली स्लोली। हाँ, देख लिया? उसके बाद मोनोटोनस स्पीच स्टार्ट हो जाएगा, पार्किंसन वाला, देखा आपने? पार्किंसन पेशेंट इज हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ टोन व्हिच इज नोन एज मोनोटोनस, नहीं पता है? मोनोटोनस स्पीच, एमसीक्यू आया था एग्जाम में, मोनोटोनस स्पीच इज प्रेजेंट इन व्हिच डिजीज? आंसर इज पार्किंसन। नेक्स्ट, मूव करें। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस स्टडीज इज remove metal item from the client. It is important or not? Sometime ऐसे में से आपने सो जाती है इन मेटल्स की वजह से। There was an incident in villages, specifically in Rajasthan and specifically in our side. The old age persons are wearing धोती, जानते हो? धोती जानते हो? वो ऐसे पहनने का होता है धोती। And जब वो धोती को टाई करते हैं, when they are tying the धोती, जब फर्स्ट टाई किया जाता है उसको, so that knot should not be slip, knot tight रहे, ओपन नहीं होवे, उसके लिए क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट जो कॉर्नर होगा वहां पे क्या करते हैं, स्मॉल सा कुछ कोइन और एनी टाइप ऑफ स्टोन, पत्थर छोटा मोटा है, उस पे लगा देते हैं ताकि वो स्लिप नहीं करेगा। देखा होगा ऐसा कुछ? सो देयर इज एन एडल्ट पर्सन, ओल्ड एज पर्सन, हु इज सफरिंग विद एब्डोमिनल पेन, पेन इन यूरिनरी सिस्टम, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन। द फैमिली मेंबर टेक टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर एडवाइस फॉर एन एक्सरे। व्हेन एक्सरे स्टडी इज परफॉर्म्ड, इन एक्सरेज क्या दिखा? देयर इज अ लार्ज साइज ऑफ स्टोन इज देयर, the knot is just above the bladder, just above the bladder, so it is visible in your bladder. So doctor diagnosed the patient as a stone in bladder immediately. This is a large size stone, so it cannot be removed spontaneously. If a stone is more than 10 mm, it will be not removed spontaneously. So it is a large size of stone, it cannot be removed spontaneously, so immediately go for a stone removal surgery. उसने लिख दिया PSC and everything, सब कुछ करा दिया, डॉक्टर ने ले लिया पेशेंट को अंदर। when they are taking patient into the OT, तो उसका जो भी धोती था वो हटा के उसको हॉस्पिटल ड्रेस पहना दिया। So stone is already removed, उसका ऑपरेट किया, ओपन किया, अंदर देखा कुछ है ही नहीं, there is no stone is there. डॉक्टर कंफ्यूज प्रॉब्लम में आ गया, ये क्या हो रहा है? ठीक है, बंद कर दिया, वापस भेज दिया, ठीक है, बाहर आ गया। आने के बाद पेशेंट कॉन्शियस हुआ, फिर उसने धोती पहना और फिर पोस्ट एक्सरे कराया गया वापस, अगेन स्टोन इज देयर। डॉक्टर कंप्लीटली शॉक्ड, ये हो क्या रहा है? When I'm searching the stone inside the bladder, there is no stone. In X-ray, technician or the radiologist saying there is a stone which is large this size of, इतना बड़ा stone है, मिल नहीं था। फिर क्वेश्चन पूछा उसी से, पेशेंट के जो रिलेटिव और डॉक्टर जो पेशेंट था उससे, तो पेशेंट ने बोला अच्छा इसके लिए बोल रहे हो आप, ये तो ये पत्थर है, दिस इज अ स्टोन व्हिच इज आई एम यूजिंग टू टाई माय धोती, ये अंदर नहीं है बाहर ही है, दिस इज अ स्टोन व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड माय बॉडी, और इसके लिए मेरे को ऑपरेट भी कर दिया इन्होंने। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमूव ऑल द मेटल्स, whatever metal is there, you should remove that metal, so X-ray will be completely clear, X-ray is there. Next, second thing is, when we are taking patient in MRI, MRI machine is not working on radiological or in a X-ray machine, MRI is working on a magnetic field, magnetic field create करके machine work करती है, and if you are having any type of metal on your body, that metal will be pulled by this MRI machine. Like अगर आपने hand में कोई metal पहना है and if it is not machine friendly, if it is not MRI machine friendly, then the machine will pull the hand like this, and hand क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, हड्डी टूट सकती है, दैट इतना प्रेशर लगेगा वहां पे।
इसीलिए जब भी एमआरआई करते हैं तो एमआरआई जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके बाहर एक मशीन लगाता है, स्कैनिंग मशीन, एंड पर्सन जो है उसमें स्कैन करवाते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा मेटल तो नहीं है जो हमारी मशीन में पुल किया जा सकता है, स्पेसिफिकली जिनमें इम्प्लांट्स लगे होते हैं, एंड दोज पर्सन डोंट नो कि इम्प्लांट इज मशीन फ्रेंडली और नॉट। आजकल जो इम्प्लांट लगते हैं वो मशीन फ्रेंडली होते हैं, मशीन में जो पुल करने वाले इम्प्लांट नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं जो मशीन पुल नहीं कर रही है, तो वो कंफर्म करना है। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द क्लाइंट हैज thick and heavy hair, this should be documented because it could affect interpretation of the X-ray film. जो हेयर्स होते हैं बड़े बड़े हेयर, बहुत बड़े बड़े, बहुत थिक हेयर, मोटे मोटे थिक हेयर है, एक्सरे करेंगे तो वो भी उसमें दिखेंगे इसे, एंड हो सकता है डॉक्टर उसको रॉन्ग इंटरप्रेट कर ले, सो यू शुड क्लियरली मेंशंस दैट पेशेंट इज हैविंग थिक एंड हेवी हेयर्स ऑन द हेड ड्यूरिंग एक्सरे, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, लिख लिया? मुंह करे, लिख लिया? नेक्स्ट, अरे हेयर को क्यों लिखना है, हेयर तो सबको पता ही है, हेयर सबके पास है, नहीं है? हेयर तो है ही सबके पास, फिर क्यों लिखना है? नेक्स्ट, टाइम बहुत कम है हमारे पास, वी हैव वेरी लेस टाइम, और बीच बीच में कभी कभी मिलेगी क्लास मुझे, तो इसलिए जल्दी सिलेबस करना है। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट इज मेंटेन immobilization until results are known, specifically in case of spinal cord fracture, if any type of vertebral column is fractured and जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, till that time you should maintain the neck as an immobilized, neck को मूव नहीं करना है बिना रिजल्ट के। आपके पास रिजल्ट आ गया कि नेक में कोई फ्रैक्चर नहीं है, then you can start moving your neck, otherwise till that time you should use a neck pull up or traction, hello traction, याद है? Always, most important thing, always check with the client about the possibility of pregnancy before any radiographic procedures. As you know that when you are reaching to an X-ray room, outside the X-ray room and on the door of the X-ray room, there is a warning message there. If you are pregnant, immediately inform to the doctor or the radiologist. So ये बहुत important है, और वो hide नहीं करना information को, because in the first trimester when the organogenesis is ongoing, organ development जब हो रहा है, at that time the radiation X-ray is very dangerous and that can cause genetic mutation. क्या कर सकते हैं? Genetic mutation कर सकते हैं. This genetic mutation lead to congenital abnormalities. बच्चा जो है लूला लंगड़ा पता नहीं कैसा होगा फिर बाद में, so इसको प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरे स्टडीज फॉर दैट प्रेग्नेंट फीमेल इज कंप्लीटली contraindicated. If in extreme stage it is not possible to diagnose any problem without this radiological examination, first we will go for ultrasound. If ultrasound is not confirming, then we will go for MRI. हम क्या करेंगे? MRI करेंगे, पर हम एक्सरेज नहीं करेंगे। आप जानते हो MRI और एक्सरे सीटी स्कैन में डिफरेंस? ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, कौन बताएगा? A patient is posted for MRI. A patient is posted for MRI, and the person is very near and close to you, like your family member is there, your closest family member is there, and she or he is asking you to come in the MRI room with him or her. उसके साथ आने के लिए आपको बोल रहा है, नहीं मान रहा, आदि नहीं छोड़ रहा, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, अब जो होगा साथ में ही होगा, मैं तो अकेला अंदर नहीं जाऊंगा। In this situation, as a supporter or as a attendant with the patient, you are going into the MRI room, आप रूम में जा रहे हैं। Now जो मेरा क्वेश्चन है पहले मैं खड़ा कर देता हूँ, कौन बताएगा? नहीं तो आप सब लोग अभी ये करोगे, मैं कुछ समझूंगा नहीं फिर आपकी बातें। कौन बताएगा? यस, बताओगे? हाँ, अरे आगे आगे, हाँ समझ में आया मैंने जो पूछा? एक पेशेंट है जो बोल रहा है मेरे साथ चल रहा है एमआरआई रूम में, समझ गए? अब आप एमआरआई रूम में जा रहे हो पेशेंट के साथ, आप अब लेडाप्रिन जो है, जानते हो लेडाप्रिन? सुने? लेडाप्रिन जानते हो? नहीं जानते हो? फिर तो आगे क्वेश्चन ही कहाँ समझ आएगा। अरे एक्सरे करते हैं, जब करते हैं तो पहनते हैं जो अपने आप को रेडिएशन से बचाने के लिए यूज करते हैं, सुने? वो पहनने के लिए बोल रहे हैं। अब आप पहन के जाओगे या बिना पहने जाओगे? कोई नहीं बोले, क्या हो रहा था? यस, पहन के जाओगे या बिना पहने जाओगे? पहन के जाओगे, नहीं पहनोगे तो क्या होगा? इतना क्लोज मेंबर है, डर जाएगा आपका पहनने से और प्रॉब्लम हो जाएगी। पहन के जाओगे, क्या करोगे? पहन के जाएंगे? नहीं पहन के जाएंगे, ओके ये नहीं पहने, बैठ जाओ, वेट कर लो भाई थोड़ा। मैं जानता हूँ आप लोग वो होता है लोटा जिसमें कुछ नहीं होता, ऐसे पहन के जाएंगे नहीं पहन के जाएंगे, पहन के जाएंगे नहीं पहन के जाएंगे, ऐसे ही वाले हो। सो वेट करो थोड़ा। यस, येलो कलर में, हाँ क्या करोगे आप पहन के जाओगे, आपका मम्मी बोल रही है मेरे साथ चलना है, आप जा रहे हो,
अब आप पहन के जाओगे या नहीं पहन के जाओगे, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम कहाँ है? वेट, येलो कलर उन्होंने पहना, आपने कहा येलो पहना है? क्या करोगे? नहीं पहनोगे? फिर अगर कुछ हार्म हुआ तो क्यों नहीं पहनोगे? आपकी मम्मी इसलिए, दूसरों की मम्मी होते तो पहनते या जाते ही नहीं? क्यों नहीं पहनोगे? क्यों, ऐसा क्या रीजन है? ये लोग बोल रहे हैं, उस पर मैंने बोला ये तो ऐसे अभी इधर उधर हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से सोच के बताओ, नहीं पहनोगे? क्यों? क्यों, ऐसा क्या है? क्या आपको रेडिएशन नहीं लगेगी? है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कुछ नहीं होगा मेरे को। यस, क्या करोगे? पहने जाओगे? नहीं पहनोगे तो क्या होगा? है, मेरा क्वेश्चन का आंसर बताना कि पहन के जाओगे या नहीं पहन के जाओगे? है, नहीं पहन के जाओगे। अभी मैंने बोला था, आप एक बार ये दोगे, दूसरी बार ये दोगे, बैठ जाओ। सो एग्जाम के अंदर, एग्जाम में यही प्रॉब्लम्स होती है। इन फर्स्ट व्यू आपको लगता है ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और आप आंसर दे चुके होते हैं, एंड आफ्टर गिविंग आंसर यू रिकॉग्नाइज दैट, और आपको लगता है अरे उसमें तो ऐसा था, एंड आफ्टर गिविंग द आंसर यू आर सर्चिंग दैट क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक उसको सर्च करेंगे, क्योंकि वो एक बार ग्रीन होने के बाद मिलता नहीं है, आप खोलेंगे पास पास के पर नहीं मिलेगा वो, एंड यू वेस्ट द 10 मिनट फॉर द वन क्वेश्चन, और उसकी वजह से पीछे वाले क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एमआरआई मशीन। लाइक अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी कौन सा पेपर हुआ था, ये सही के बाद में एसजीपीजी में क्वेश्चन आया था कि कौन सा ड्रग था, एमिडोन कोल्डोन कुछ आया था, दैट शुड बी डाइल्यूटेड इन व्हिच सॉल्यूशन, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज नॉर्मल सलाइन, 0.9% था। इफ यू थोड़ा सोचना है, अगर उसका आंसर 0.9% एनएस होता तो वो क्वेश्चन ही नहीं होता, वहां पे पेपर में वो क्वेश्चन होता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैक्सिमम मेडिसिन किस में डाइल्यूट करते हैं, 0.9% में, लेकिन वो एक ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको उसमें नहीं करते, इसलिए वो क्वेश्चन बना। वैक्सीन में क्वेश्चन आता है, वैक्सीन का क्वेश्चन आता है, कौन सी वैक्सीन, बीसीजी, किस में डाइल्यूट करते हैं, एनएस पे। वहां पे एनएस पे क्यों पूछा उन्होंने, क्योंकि बाकी सारी वैक्सीन एनएस पे नहीं करते हैं, वो एक स्पेसिफिक वैक्सीन है, इसको सिर्फ एनएस में करते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन है। अगर सारी एनएस में होती तो वो क्यों स्पेसिफिक होती, समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये भी कुछ स्पेसिफिक है। वही सबको पता है कि हम एक्सरे करने जाएंगे तो पहनना होता है, लेकिन जब आप एमआरआई में जाते हैं तो रेडिएशन नहीं होती है, अभी मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड होता है, उससे हम करते हैं। सो आप मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं तो किसी तरह का कोई लेड एप्रिन पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्सरे है ही नहीं, वहां पे कोई रेडिएशन नहीं है, वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबक है, उससे कुछ होता है? बस वन प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ ह्यूज साउंड इज देयर, लार्ज डेसिबल का साउंड होता है, और उसके लिए आपको एक हेडफोन मिलता है उसमें, दैट यू शुड वियर टू प्रोटेक्ट योर ईयर्स, ईयर ड्रम, बाकी कुछ नहीं पहनना है। यस, चलो आगे। सीटी, यस, चलो आगे। सीटी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, ऐसा ना हो बाद में पता चले ये कुछ नया टेस्ट बना दिया आप लोगों ने। तो ये क्या है, सीटी स्कैन, उसी को क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सो जब भी आप सीटी स्कैन के लिए जाते हैं, कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला पॉइंट आता है, a type of brain scanning that may or may not require injection of a type। जब हम सीटी स्कैन करेंगे तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इन आवर, जो सीटी स्कैन हम करते हैं दैट विल बी टू टाइप ऑफ स्कैनिंग, वन इज विथ डाई, सेकंड वन इज without dye। Before moving on this next, first you have to understand what is dye and what is the purpose of using dye in this scanning। So dye means, what is the meaning of dye? That is a coloring material, color producing things material, that is known as dye। So it's a type of dye which is given to the patient, and it will give you a specific type of color when it absorbed by the tissue, it will provide a specific type of color to the tissue when it absorbed by the tissue। So you required, in some cases you require dye, or in some cases you required no dye, like in case of tumor, patient is having cancer, in cancerous cases you need to detect the location of tumor exactly kahan pe hai, and for that we give dye to the patient, so dye will be absorbed by the cancer cell only, the dye is only absorbed by, we will use the dye which is only absorbed by cancer cell। After giving dye we will go for the x-rays or CT scan, and then CT scan will show you that dye area in different color, और उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्यूमर कहाँ है यहाँ पे, और फिर हम सर्जरी कर लेंगे इजीली। So and in some cases you do not require dye, for example you are suffering with a headache, you are suffering with headache, or you are suffering with a fracture, in that situation you not required any type of dye, these are minor things and this will be performed without using any type। So कितने टाइप की होगी सिटी, दो टाइप की, one is with dye and second is without dye। If you are going for with dye, this is known as contrast CT scan, very good, this is known as CECT। And when you are going for
without dye, this is known as NCCT. This is known as NCCT. So these are the two types of CT scan: NCCT, non-contrast CT scan, and CCT is the contrast CT scan. So दो टाइप की CT आप कर सकते हैं जब आप डाई के साथ करें CCT, without dye NCCT. If you are going with without dye, then no need to check any type of allergic history. But if you are going in the CT room with a contrast dye CT, then you have to check for any type of allergy, and you have must verified allergy with egg, allergy with seafood, allergy with iodine. ये सब आपको क्या करनी है, कंफर्म करनी है. Because a person is having allergy to iodine, person is having allergy to egg, or a person is having allergy to seafood, then person will also have allergy to dye. Person dye से भी allergy होगी. Dye also contain these things. इनके जो composition होते हैं वो आपको किसमें मिलेंगे, dye में मिलेंगे. तो अगर इनसे allergy है तो आप किसको inform करें, रेडियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें इमीडिएटली कि पेशेंट इज हैविंग एलर्जी टू दिस फूड मटेरियल्स और दिस थिंग. इन दिस सिचुएशन वी विल गो फॉर टू रिजल्ट. वन, वी विल अवॉइड द कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, एंड सेकंड रिजल्ट इज सम टाइम कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन रिक्वायर्ड. हम नहीं अवॉइड कर सकते, बिना उसके तो काम ही नहीं होगा. देन वी विल गो फॉर द कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, बट बिफोर गिविंग डाई वी विल गिव एंटीडोट. डाई देने से पहले क्या दे दो, एंटीडोट दे दो. एंटीडोट क्या है एलर्जी का, सो विल गिव एंटीहिस्टामिन, provide the patient to antihistamine, so there will be no allergic reaction there. So before giving dye, आगे लिखा हुआ है सारा, हम क्या दे देंगे पेशेंट को, एंटीहिस्टामिन. सो यहाँ लिखा है नेक्स्ट आगे, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन, सेरेब्रल एडिमा, इन्फेक्शन, हाइड्रोसिपेलस, सेरेब्रल एट्रोपी, शिफ्ट ऑफ ब्रेन sutures. This is next point important. Informed consent. What is the meaning of informed consent? Informed consent is not a formality. Informed consent means you inform the patient about this procedure, about the dye, about the benefit of dye, and about the harmful impact of dye. And now patient is willing for this procedure. अब patient बोल रहा है कि ठीक है फिर मैं अपनी रिस्क पे ये प्रोसीजर करवाने के लिए ready. And these all information will be given by the doctor only. The person who is giving dye, that person is responsible for the giving these all information. आपको नहीं देनी है. ये नहीं बोला आप बैठो सर मैं देख लूंगा, कुछ नहीं, इसको क्या साइन ही तो कराने, नहीं. सारे इम्पैक्ट कौन बताएगा, डॉक्टर. आफ्टर एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट, नर्स विल विटनेस द पेशेंट. नर्स विटनेस बनेगी कि हाँ इसने पेशेंट ने मेरे सामने क्या किए, साइन किए. आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंट को साइन करते टाइम विटनेस बनना है. इन्फॉर्म कंसेंट का काम पूरा किसका है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है पूरा पेशेंट को. देन यू विटनेस द पेशेंट एज ए साइनिंग. An informed consent is valid for, yes, an informed consent is valid for, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, 6 आवर, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स. So an informed consent is valid maximum for 24 hours, but it may be possible you taken the consent today at 6 p.m. evening and the case is postponed or the CT scan is not performed today. अब कल 6 बजे की तब क्या होंगे, 24 आवर्स तो होंगे, 24 घंटे. तो कल सुबह 10 बजे CT स्कैन कर रहे हैं, आप क्या करोगे. So the consent is valid for 24 hours, but on the same day, not on the different day. 24 hours valid है, पर क्या होगा, सेम डे होगा. डेट चेंज नहीं होनी चाहिए. आज सुबह ले लो 12:01 पे, रात की 12 बजे तक आपकी इच्छा तब करो, वो वैलिड होगा. बट इफ डेट इज चेंज्ड देन यू हैव टू चेंज द कंसेंट आल्सो, एंड अगेन वापस एक्सप्लेन करना है, फिर साइन करवाना है. सो कंसेंट इज वैलिड फॉर 24 hours. इन्फॉर्म कंसेंट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज रिटन ऑर्डर एंड कंसेंट जो हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा रिटन ऑर्डर एंड कंसेंट फॉर रिस्ट्रेंट. सुना है रिस्ट्रेंट, सुना है, व्हाट इज रिस्ट्रेंट, बांधना, that is known as restraint. All are wrong. Restraint is not tying to the patient. Restraint means restrict. So restraint means just undertaking a person or just restraining a person to harm self or others. अपने आप को और दूसरों को हार्म करने से पेशेंट को रिस्ट्रेंट करना, मना करना, रोकना, that is known as restraint. This restraint is having 3 types. सर ने फिर क्यों मेरे से वापस करा रहे हो आप, बाद में याद आता है. हाँ, कौन कौन से 3 टाइप होते हैं बताओ, फिजिकल, केमिकल एंड एनेस्थीसिया. वेरी गुड. केमिकल एनेस्थीसिया ही होता है. फिजिकल, केमिकल एंड एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट. फिजिकल रिस्ट्रेंट इज योर बांधना, जो बांधते हैं वो कौन सा है, दैट इज फिजिकल रिस्ट्रेंट. एनेस्थीसिया इज केमिकल रिस्ट्रेंट एंड एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट इज लाइक
seclusion, isolation, जेल में बंद कर देना, that is environmental restraint. You are keeping the patient or any criminal in jail, that is type of environmental restraint. आपने उनको environment से अलग कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? Environmental restraint. So the written order for this environmental restraint or this all type of restraint is only valid for 12 hours. Doctor should revise the order every 12 hours, and without doctor order you will never restrain any patient. अगर आपने बिना डॉक्टर ऑर्डर के रिस्ट्रेंट कर दिया तो आपकी डिग्री डिप्लोमा सारे क्या हो सकते हैं? निरस्त कर दिए जाएंगे और आपको सस्पेंड किया जा सकता है अगर पेशेंट ने कंप्लेन किया तो. नेक्स्ट, assess for allergies of iodine contrast dye और self अभी बता दिया सारा. नेक्स्ट, assess renal function, very important. It is very very important to assess the renal function before giving a dye. As we know that this dye is not metabolized in my body or in your body. dye हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती है. It is excreted out in unchanged form through the kidney. आपकी किडनी के थ्रू ये अनचेंज्ड फॉर्म में बॉडी से क्या होती है? आउट हो जाती है. एंड if patient is having abnormal kidney function, then this dye will not excreted out and it will cause more and more problem. Second thing, the dye is a highly nephrotoxic drug. dye कौन सी ड्रग है? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, और ज्यादा किडनी को क्या करेगी? डैमेज करेगी. तो इसलिए आपको क्या चेक करना है? बिफोर गिविंग डाई यू शुड चेक द आरएफटी और कैएफटी. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू द नीड टू लाई स्टिल एंड फ्लेट ड्यूरिंग द टेस्ट. पेशेंट को समझाना है पहले से कि आपका जब तक सीटी स्कैन होगा तब तक आपको कुछ टाइम के लिए क्या करना होगा? बिना मूवमेंट किए, विदाउट एनी मूवमेंट, यू हैव टू लाई स्टिल एंड फ्लेट ड्यूरिंग द टेस्ट. तो ये पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना है, बताना है. क्लियर? वो करें, ये सारे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है. एग्जाम में आपकी है ये, और आप भी को पढ़ना था, ये पता नहीं इसमें किसने लिख दिया ये. चले आगे. A very important condition is if the patient is having suffering with diabetes mellitus, then you will take some precaution. लेने. So in case of diabetes mellitus and a patient is having a drug which is known as metformin, you should withhold the metformin before कितने घंटे पहले? 14, 72. So you should withhold the drug before 48 hours to the procedure minimum. And if it is possible तो आप 5 दिन पहले ही कर दो, but minimum कितना टाइम रखना है? 48 hours. Why? क्यों करना है? क्या होगा? डाई दे दिया, मेटफॉर्मिन खा लिया, क्या हो जाएगा? क्या होगा? पता नहीं सर क्या होगा, हमें क्या पता. नहीं देनी है, डॉक्टर ने बोला नहीं देनी तो नहीं देनी है, हम भी यही लिखेंगे, नहीं देनी है तो नहीं देनी है. लिख दो फिर, आप यही लिख दो, नहीं देनी तो नहीं देनी है. चलो कोई नहीं, अभी आएगा, मैं बताता हूँ. यस. सो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू होल्ड देयर ब्रीथ व्हेन रिक्वेस्टेड. जब सीटी स्कैन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए भी बोला जाता है कि अपने सांस क्या करो, रोक के रखो. पेशेंट को बोला सांस रोको, पेशेंट रोक दी, और सीटी स्कैन वाला भूल गया वापस बोलना, छोड़ दो. पेशेंट ने सांस रोक के रखी हुई है, अरे भाई छोड़ दे, आपने बोला ही नहीं, कैसे छोड़ो? सो सांस छोड़नी है, लेकिन वो बोलेगा वापस, कुछ सेकंड में वापस बोल देगा वो. नेक्स्ट, इनिशिएट एन इंट्रावेनस लाइन. एब्सोल्युटली डाई दे रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस है, सो पेशेंट शुड हैव अ पेटेंट आईवी लाइन इमरजेंसी यूज के लिए. रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हेड, असेस फॉर क्लैस्ट्रोफोबिया. व्हाट इज क्लैस्ट्रोफोबिया? फियर टू क्लोज स्पेस. व्हाट इज फोबिया? फियर. दैट इज रॉन्ग. आई विल गिव एन एग्जांपल. लाइक अभी आप बैठे हो क्लास में और बाहर से एक शेर लाइन अंदर आ गया और आप सब क्या हो गए? डर गए. यू आर अंडर फियर. डर लगेगा. सो डर जो लग रहा है, एक तो वो डर आप जो कह रहे हो. दूसरा, वी हैव अ बिल्डिंग व्हिच इज हैविंग, आई थिंक कितने फ्लोर है? 4 फ्लोर. कितने फ्लोर है? टेरेस तक जाने में कितने फ्लोर हो जाते हैं? 3 होते हैं. सो फोर्थ वन हो गया ऊपर. 3 तो बने हुए, 1 2 3, फोर्थ वन. सो ऊपर जाने में डर लगता है कुछ लोगों को, ऊंचा बहुत है, इसे देखने में क्या लगता है? नीचे दीवार से ऐसे उधर देखने में डर लगता है? नहीं, और लगता है किसी को नहीं लगता है? कुछ होते हैं जिनको ये स्विच ऑन करने से डर लगता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, जिसको झटका लगा हो. सो ये क्या है? दिस इज आल्सो फियर. नाउ रिमेंबर दैट टू कंडीशन व्हेन यू हैव फियर and the fear is with rational like the lion will kill you and eat you. आपका कुछ भी नहीं बचे, खून को भी वो चाट जाएगा सर. ये आपका रियल रैशनल फियर है कि वो मुझे मार देगा इसलिए मैं उससे डरता हूं या डरती हूं. दिस इज अ फियर विद रैशनल. इसको हम क्या बोलते हैं? फियर. इट इज योर रियल फियर. वन इज यू आर हैविंग अ फियर विद वाटर. आप पानी के गिलास देखते हो, नहीं मैं मर जाऊंगा, इस गिलास में कहां मरेगा, नाक में नहीं डूबेगा तेरा है, वो भी नहीं डूबेगा, कैसे मरेगा? पर पानी से डर लगता है. हाइड्रोफोबिया. पेशेंट विद सफरिंग विद बिटन बाय अ डॉग. डॉग कुत्ता काट लेता है, रेबीज अटैक करता है, कौन सी डिजीज करता है? सो उसमें पर्सन को क्या लगता है? व्हाई पर्सन इज हैविंग हाइड्रोफोबिया? व्हाई पर्सन इज हैविंग हाइड्रोफोबिया विद दिस रेबीज?
यू इमेजिन, कभी सोचा आप लोगों ने? पानी के पास तो गया ही नहीं, क्या कुत्ता पानी लेके आया होगा? बकेट भर के लाया, पानी के साथ आया। सो क्या हुआ देखिए, व्हेन द पर्सन, जिसको पहली बार कुत्ते ने काटा, जिसको रेबीज था, द रेबीज वायरस directly attack on your respiratory system, attack on your respiratory system, and specifically this will cause a severe bronchoconstriction, severe bronchoconstriction, as well as it will also go like this is the trachea and this is the esophagus. So this will attack on respiratory system as well as also attack on your GIT system, and it will cause a very narrowed opening of your food pipe. This will lead to dysphagia, a classical presentation of this disease, dysphagia. सुना है? Difficulty in dysphagia and dyspnea are classically present in this disease. Dysphagia, difficulty in swallowing. So इस पर्सन को क्या दिया, जब कुत्ते ने काट लिया और इसको बहुत ऐसा हो रहा है और अब इसको पानी दिया, when water is given to this patient और वाटर जब उसने swallow करने लगा तो उसको बहुत सीवियर क्या हुआ, पेन हुआ, and due to that pain उसने पानी को फेंक दिया। वो पानी लाते, पानी नहीं लाना है बाद में, क्यों? क्योंकि इधर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। So because of that pain, person is having a fear to water, that is known as hydrophobia. वहां पे पानी पीने से कोई मर नहीं जाएगा, लेकिन अब उसके अंदर क्या हो गया, डर हो गया। दिस इज द फियर जो हम बात कर रहे हैं। सो सेकंड फियर जो मैंने दिया था कि आपको हाइट से डर लग रहा है, क्लोज स्पेस से डर लग रहा है, वहां पे कोई भी आपके पास आपको पूछे कि अच्छा ऊपर जाके डर लग रहा है, क्या हो जाएगा उसे? देखने से नीचे गिर जाएगा, है? मेरे को चक्कर आएंगे, देख तू आने दे, क्या होगा, है? कुछ होगा? पानी ग्लास देखने से डर लगता है, देख ले, नहीं होगा कुछ नहीं, अंधेरे में डर लगता है क्या? कोई खा जाता है अंधेरे में? सो कुछ होते हैं जिनको अकेले रहने से डर लगता है, होते हैं। तो जिसको हम, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर पर्सन इज हैविंग फियर टू अलोन, लीव अलोन, ये भी आया था एक बार एग्जाम। फ्यू इंडिविजुअल्स हैविंग अ फियर टू ट्रैवलिंग, क्या बोलते हैं? नहीं पता। The term which is used for having fear to live alone is monophobia. That is known as monophobia. Mono means one, एक सिंगल रहने से डर लगता है। And for traveling we known as hodophobia. Traveling के लिए क्या होता है? Hodophobia. Claustrophobia is closed space. Acrophobia is for height. And outside, बाहर जाने से डर लगता है, that is agoraphobia. Also known as, agoraphobia is also known as housebound housewife syndrome. This is also known as housebound housewife syndrome. What is the meaning of housebound housewife syndrome? बाहर जाने से डरता है लोगों को, ऐसा कौन सा डर लगता है? किसको लगता है डर आप में से? क्राउडेड एरिया में, that is social phobia, that is not agoraphobia, that is known as social phobia. So in agoraphobia, what is the problem? In old time there is a belief or is a जिसको हम बोलते हैं प्रथा, पहले होता था ऐसे प्रथा, जिसको हम बोलते हैं प्रथा, प्रथा जानते हो, कर्टन वाली प्रथा, कर्टन होता था, the ladies cannot cross that area, उससे बाहर नहीं जाती थी ओल्ड टाइम में। मूवी में दिखाया था पद्मावत में कि वो उसको दिखाया भी नहीं था, उसको भी कांच में दिखाया, पर्दे में ही रहते थे, बाहर नहीं आते थे, महल के अंदर ही। सो वो जो कर्टन वाली लाइफ थी वो अंदर ही रहते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल हो गए लाइफ में, कभी घर से बाहर नहीं निकले, और 30 40 और जब लास्ट टाइम ये जो रिचुअल था इसको एंड किया, फिर लेडीज जो 40 साल से घर में है उसको बोला कि आज पहला दिन आप आज से बाहर जा सकते हो। वो पहली बार बाहर ऐसे पेड़ हो रहे हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी भाई, मुझे क्या लगता है, आफ्टर 40 इयर्स ऑफ लाइफ आप किसी को बाहर भेज दो, जाएगा? उसको क्या हो जाएगा, पूरा डर, अंदर डर बैठ जाएगा, बाहर जाऊंगी, बाहर कैसा होगा? 40 साल तक उसने बाहर, 40 ईयर तक उसने कुछ नहीं देखा बाहर, अब वो जाना उससे फियर होता है। दिस इज नॉन एज एगोराफोबिया और हाउस बाउंड, नेम में लिखा हाउस बाउंड, जो हाउस के अंदर पहले बाउंडेड थे, कौन थी? हाउस वाइफ, दैट इज हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम। चलो बाकी ये सब तो कौन पढ़ाएंगे आपको? सर पढ़ाएंगे यार, मैं पता नहीं कहाँ घुस जाता। हाउस वाइफ, दैट इज हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम। चलो बाकी ये सब तो कौन पढ़ाएंगे आपको? सर पढ़ाएंगे यार, मैं पता नहीं कहाँ घुस जाता। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द क्लाइंट ऑफ पॉसिबल मैकेनिकल नॉइसेज एट द स्किनिंग अकर, साउंड आएगा वो तो बताना ही है। Inform the client that there may be a hot flashes sensation and a metallic test. This is the side effect of dye. When you are giving dye, dye will cause vasodilation. Vasodilation करती है। When vessel is dilated, specifically on cutaneous vessel, face वाली, dilate होगी, blood supply increase होगा, and due to increased blood supply, there will be increased number of hemoglobin, and face पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाएगा. That is known as hot flushing. So hot flushing, abnormal sensation, और sometimes person will have the metallic or garlic test. मुंह में टेस्ट कैसा आ सकता है? मेटालिक और गार्लिक टेस्ट। सो ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है, यू कैन observe the side effect during this dye. And to prevent this side effect, after giving dyes and after completing the procedure, patient is advised to intake more and more liquid to excrete out the dye as soon as possible. So these are the normal finding. If patient is having this problem, no management is required. Just mention that these are the normal side effect of the dye. No need for any specific intervention. Next. लिख लिया? Next. टेस्ट के अंदर GCS, ग्लासोगोमा स्केल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डायग्नोस्टिक स्टडीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा डिजीज पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो वो सारा पढ़ के आएंगे आप ट्यूसडे टेस्ट के लिए। लिख लिया ये? नेक्स्ट, नहीं लिखा? नेक्स्ट, some client may be given the dye even if they reported an allergy. बताया था मैंने अभी, अगर एलर्जी और फिर भी डाई देना तो क्या करना पड़ेगा? They may be treated with an antihistamines and corticosteroid before the injection to reduce the severity of the reaction. So before giving dye, we will provide the antihistamine drugs as well as we will provide the steroids to suppress our immune system. So this reaction will be less and person will have less severity of the reaction. So severity को prevent करने के लिए आपको क्या करना है? डाई देने से पहले एंटीहिस्टामिन्स दे देना है। और ये कुछ केसेस जैसे होंगे जहां पे मस्ट है, लाइक आपको विदाउट डाई के बिना स्टडी नहीं हो सकती है, तो फिर आपको डाई देनी है, वहां पे फिर आप क्या करेंगे? एंटीहिस्टामिन्स प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, दिस इज द थिंग्स जो हम बात कर रहे थे। असेस द नीड टू विथहोल्ड मेटफॉर्मिन ऑन द day of the test if iodinated contrast dye is used for a diagnostic procedure because of the risk of metformin induced lactic acidosis. तो डाई जब हम प्रोवाइड करते हैं, when we are giving a dye, we will withhold the metformin 48 hours before the procedure. And why? The answer should be to prevent the metformin induced lactic acidosis. Now the next question is that how this reaction of metformin and dye will produce metformin induced lactic acidosis. Who will tell me? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? छोड़ दे? अरे छोड़ दे, बता दे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस कैसे देखने को मिलता है? लिख लिया? मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस। लिख लिया? Before moving on this acidosis, you have to understand the normal thing first. So in my body, when I required energy, कौन energy provide करेगा? Glucose. So this is the pyruvate. Pyruvate that will be converted into energy producing molecule glucose. Yes, with the help of which enzyme? Pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. It is for a normal adult person. Pyruvate dehydrogenase. This is the process for converting or forming the glucose. In case of diabetes mellitus, DM. What is the problem in case of diabetes mellitus? Yes. जब ये मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? जब सेल एनर्जी बनाएगी ग्लूकोज से, तो क्या क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा, 4 एटीपी प्लस क्या मिलता है? कौन सा एसिड मिलता है? Which acid produced by during this metabolism? Amino acid. This is during normal, and this will be present in the presence of oxygen. जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बोलते हैं? Aerobic. That is known as aerobic. So normally my cell or your body cell use the aerobic pathway for forming a ATP. Aerobic pathway. When a person is suffering with diabetes mellitus DM, in this diabetic patient, this pyruvate which is converted into the glucose with the help of this pyruvate dehydrogenase. Metformin. Metformin is a which type of drug? It's an anti-diabetic drug. In patient with diabetes mellitus, already the glucose level is very high. Glucose पहले से क्या है? ज़्यादा है. So हम क्या कर रहे हैं? इस conversion को reduce कर रहे हैं with the help of metformin. When we are providing metformin to the patient, this metformin will decrease this pyruvate dehydrogenase. Enzyme को क्या करेगी?
डिक्रीज कर देगी. When the pyruvate dehydrogenase is reduced, this conversion will also reduce, and conversion will reduce lead to decrease amount of ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम. और ग्लूकोज कम तो आपका डायबिटिक की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी? सॉल्व. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये अगर समझ आ रहा है तो फिर अगला समझ आएगा. नाउ नेक्स्ट जो आते हैं हम किस पे? डाई पे. व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग डाई टू द पेशेंट, जब भी हम डाई की बात करते हैं, जो आप पेशेंट को ये डाई दे रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें, डाई आउट करने के लिए किसका रोल होगा? कौन काम करेगा? किडनी. भाई डाई किसके थ्रू आउट होगा? किडनी के थ्रू. और इसीलिए हमने क्या बोला था, पहले क्या चेक करना है? किडनी फंक्शन टेस्ट. दिस इज द पर्सन हु इज रिसीविंग मेटफॉर्मिन. आपने मेटफॉर्मिन दे दिया, उसके साथ क्या दे दिया? डाई दे दिया. व्हेन यू आर गिविंग डाई विद मेटफॉर्मिन, द मेटफॉर्मिन जो अपना काम है वो कंटिन्यू करेगी. मेटफॉर्मिन ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगी? ब्लॉक करेगी, डिक्रीज करेगी. ब्लॉक नहीं करना, सॉरी, डिक्रीज करेगा, और उससे आपका ये काम चलता रहेगा. बट व्हेन वी आर गिविंग डाई टू द पेशेंट, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. दिस इज द पाइरुवेट. दिस विल कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. जो हमने बात किया, इधर कौन बन रहा था? अमाइनो एसिड. When we are providing this metformin to the patient, this block the aerobic pathway. जो metformin था उसको क्या किया? ब्लॉक कर दिया था, जो हमने यहाँ देखा था. When metformin block the aerobic pathway, glucose level will reduce here. This will benefit to the patient. But इधर एक और प्रॉब्लम हो जाएगा कि when you are providing diet to the patient, this will also block the pyruvate dehydrogenase more. डाई भी इसको ब्लॉक करेगा और ये भी इसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. जब ये ब्लॉक होगा तो कंप्लीटली एरोबिक पाथवे क्या हो जाएगा? ओनली मेटफॉर्मिन दिया तब तो क्या था? कुछ अमाउंट ब्लॉक हुआ था, कुछ वर्किंग था. लेकिन जब आपने डाई के साथ दिया तो कंप्लीटली क्या हो गया? ब्लॉक हो गया. व्हेन इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, बॉडी विल रिक्वायर द एनर्जी. एटीपी तो चाहिए बॉडी को. अब बॉडी के पास एरोबिक पाथवे नहीं है तो बॉडी किसके पास जाएगी? सेकंड पाथवे, इसको हम क्या बोलते हैं? एन एरोबिक pathway. When body use the anaerobic pathway, it will produce number of ATP 2, as well as it will produce in place of amino acid it will produce lactic acid. ये क्या बनाएगा? Lactic acid. And this lactic acid is more dangerous compared to amino acid. Amino acid will be utilized by the protein force, and protein में amino acid होते हैं, but this lactic acid is completely waste material and it will produce lactic acidosis. So if you withhold the metformin, then dye will only block the 50% pyruvate, and 50% जो ब्लॉक ऑन करा था मेटफॉर्मिन वो नहीं होगा, और इससे आपका एरोबिक पाथवे कंटिन्यू रहेगा और लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बॉडी में एसिडोसिस नहीं होगा. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी हाउ द मेटफॉर्मिन विल प्रोड्यूस दिस लैक्टिक एसिडोसिस. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्या हो गया? ये आपको घर से लिख के लाना है, घर से समझ के आना है खुद को, इधर से कुछ नहीं लिखना है. लिख लिया ये? नेक्स्ट. एक सीटी स्कैन में पूरा 1 घंटा खत्म करा दिया आप लोगों ने. बता दे. अरे ये घर से कल करके लाना है, कोई भी डाउट होगा तो कल वापस आके पूछ लेंगे. घर से खुद से करना है. नेक्स्ट इज पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन. आफ्टर सीटी स्कैन क्या करेंगे? प्री वाले सारे हमने बात किए. आफ्टर सीटी स्कैन, सो प्रोवाइड द रिप्लेसमेंट फ्लूइड. अगर बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले. इफ यू आर गिवन द डाई, प्रोवाइड रिप्लेसमेंट फ्लूइड टू एक्सपेल आउट. डाई को बाहर निकालने के लिए जल्दी से जल्दी क्या देना है? फ्लूइड देना है. मॉनिटर फॉर allergic reaction. Assess the dye injection site for bleeding, hematoma. Monitor the X-ray extremities for color, warmth, and the presence of distal pulses. This is important. Monitor the extremities. As we know that, like आपने यहाँ से इंजेक्शन दिया या लेग से दिया, जहाँ से भी दिया आपने डाई दिया, sometime because of this given dye, there will be a thrombus formation and blockage of that vessels which supply to that part, जो बॉडी पार्ट को सप्लाई कर रही है, उससे क्या होगा? इस पार्ट की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होगा. सो इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है, जहां पे इंजेक्शन लगाया उसके बिलो पार्ट पे पल्स क्या चेक करनी है? पल्स एनी टाइप ऑफ, इस एरिया में हेमेटोमा तो नहीं बना है, नेक्रोसिस को दिखाएगा वो. अदर जो भी वार्मथ है, कलर है, ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है, वार्मथ प्रेजेंट है या कूल तो नहीं एक्सट्रीमिटीज, वो आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे देखना है. वो करें. यस. सो सीटी स्कैन पोस्ट प्रोसीजर. इसके बाद एमआरआई. एमआरआई आप लोग पढ़ के आओगे. यस. आपको अगर ये पिक्चर दिखाई जाए सीटी स्कैन और एमआरआई की, आर यू एबल टू डिफरेंशिएट व्हिच वन इज सीटी स्कैन और व्हिच वन इज एमआरआई? कैसे? भैया सर तो ऐसे बोल रहे जैसे ऐसी होती है, वो सीटी स्कैन होती है. अरे एक ही एरिया ब्रेन की है तो सेम ही होगा पिक्चर तो. जो पिक्चर्स आएगी वो सेम आएगी, वो अलग अलग नहीं आएगी. ऐसा नहीं कि ब्रेन की सीटी स्कैन करेंगे तो अलग दिखेगा और एमआरआई करेंगे तो अलग दिखेगा. इट विल लुक लाइक द सेम इन बोथ. देन हाउ टू डिफरेंशिएट सीटी एंड एमआरआई?
There are two things in Indians which is very common. When you have two things in your hand, always आपको भली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आप उसको एक बार जरूर देखेंगे, दिखाएंगे कि हाँ कुछ तो है. First thing is X-ray film. Whenever you have an X-ray film in front of you, everyone will remove the X-ray film and कुछ तो है इसमें. क्या है पता पर कुछ तो है. ठीक है. The second thing is that is दूसरा क्या है? दूसरा है करेंसी नोट. बड़ा नोट अगर हाथ में आ जाए, everyone will take the note and see like this. है तो ओरिजिनल ही है. कैसे पता चला? पता नहीं पर है तो ओरिजिनल. So होता है, this is very common. Like आजकल तो मनी जो होती है बहुत केस बहुत कम हो गया. पैसे केस पेमेंट जो है बहुत कम हो गया है. सब ऑनलाइन यूज करते हैं. जब से ये यूपीआई आया है तब से जो केस पहले यूज होता था वो आजकल है ही नहीं. पैसे है ही नहीं. केस तो सारे या तो केस ब्लैक मनी भरा पड़ा घरों में या फिर बैंकों वालों के पास होंगे, बाकी किसी के पास नहीं है. स्पेसिफिकली मिडिल क्लास हम जैसे के पास तो कुछ नहीं होता है. मेरे से कोई जब रोड साइड पे कोई आता है बोलता है, मैं कहा भाई वो केस नहीं है मेरे पास कुछ भी. नो, मैं कभी पॉकेट में 1 रुपया भी केस नहीं होता है और मैं रखता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा आदत है कि वो गुम जाता है. मेरे से पैसे हैंडल नहीं होता, इसलिए यूपीआई बहुत अच्छा है, इसमें कुछ घूमते नहीं है. यस. लास्ट फ्रॉम 4 डेज आई डोंट नो, पता नहीं किसी ने मुझे कुछ मनी दिया था एंड इट वाज 1000 रुपीस. 500 दो नोट थे, उसमें से कुछ मैंने खर्च कर दिया सब्जी वब्जी पे और कुछ बचे थे पता नहीं. सो लास्ट फ्रॉम 4 डेज आई एम सर्चिंग देम, पर वो मिल नहीं रहे. वो कहाँ छुपे हुए पता नहीं. इट मे बी पॉसिबल वो कार में कहीं गिर गए होंगे, इट मे बी पॉसिबल घर में गए होंगे, पता नहीं. मैं भूल जाता हूँ. मेरे से पैसे हाँ आपने ले लिया. अरे मैडम यहाँ है ही नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ मैडम, अभी घर पे है नहीं. सो सिंगल इज नॉट टाइप है. ये कोई सिंगल बोलना कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं दिखाता है कि मेरा स्टेटस सिंगल एंड डबल है. सिंगल मतलब अभी अलोन हूं मैं. मोनो जो अभी बताया ना, मोनोफोबिया. आई एम नॉट हैविंग एनी फोबिया बट मोनो सिंगल पर्सन हूं मैं अभी घर पे. सो ये एक अच्छी चीज है कि यूपीआई आने से सीधा डायरेक्टली फोन पे हो जाए. कभी कभी ऐसा हो जाता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ता है. कभी कभी जब उनका फोन पे वो बोलते हैं आज चल ही नहीं रहा है, फिर मेरे को ऐसे ही जाना पड़ता है क्योंकि आज तो पैसे ही नहीं है. क्या करें. एटीएम कार्ड तो आजकल बंद हो गया, एटीएम को यूज नहीं करता है. एटीएम को जाता ही नहीं है, बहुत कम हो गया. ये लिख लिया, अब बातें कर लो आप लोग बस. एमआरआई. So the difference between CT and MRI, CT scan is like taking selfie with the old phone. पहले देखा था पहले वाले फोन आते थे, उसमें ऐसे करके आगे वाला जो कैमरा होता था, पहले आगे तो कैमरा आता नहीं था, पीछे होता था, फिर ऐसे करके आपको लग रहा होता मैं ही आ रहा हूँगा और फिर हम लेते थे पिक्चर. याद है? आजकल तो सामने ऐसे हो गया, पहले सामने नहीं ऐसे होता था. फिर पता चलता था सिर्फ यही आया ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला तो रह गया. सो वो जो पिक्चर हम पुराने फोन में लेते थे, वो पिक्चर जो है जो बिल्कुल गंदी सी ब्लड सी आप देखते हो ऐसे डालते हैं आजकल लोग, बिफोर आफ्टर, बीच में टाइम लिखता है 10 साल 15 साल, वो जो डालते हैं वो जो पुरानी पिक्चर है दैट इज ऑफ सीटी स्कैन पिक्चर. एंड द न्यूअर वन इज जो आईफोन या आपके फोन से ली गई, आईफोन से भी ज्यादा आपके वाले जो फिल्टर वाले फोन आते हैं, दैट विल गिव यू मोर क्लियर इमेजेस, मोर बेटर पिक्चर. दैट इज द पिक्चर ऑफ एमआरआई. सो एमआरआई विल प्रोवाइड यू मोर क्लियर इमेजिंग कंपेयर टू द सीटी स्कैन. सीटी स्कैन पिक्चर्स आर ऑलवेज ब्लर्ड बट द एमआरआई पिक्चर्स आर ऑलवेज क्लियर. मैं आगे दिखाऊंगा इमेजेस आल्सो. सो a non invasive procedure, non invasive का means what is non invasive? When you are not giving anything inside your body, circulatory system या कहीं पे भी अंदर बॉडी में नहीं दे रहे हैं, that identify tissue tumor and vascular abnormalities. It is similar to CT scanning but provide more detailed picture. ज्यादा अच्छी पिक्चर देता है ये एमआरआई. जब मैं ब्लड नॉट ब्लड सॉरी हेमेटोमा, ब्रेन हेमेटोमा या ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज जो है हम पढ़ेंगे आगे, वहां मैं दिखाऊंगा इमेजिंग्स, दिखाऊंगा कैसे सीटी स्कैन में इमेज आता है, कैसे एमआरआई में आता है, और उसको हम कंपेयर करेंगे. In MRI there is no radiation, so it is not required any type of lead apron. आप पेशेंट के साथ जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. लेड एप्रिन नहीं चाहिए, बस आपको क्या पहनना होगा, हेडफोन्स. MRI will require more time compared to CT scan. CT scan can be done in 2 to 3 minutes or 5 minutes, but MRI will require minimum 15 minutes and greater than also 30 minutes, 1 hour, 2 hours, but minimum 30 minutes. So पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक सोना होगा and MRI machine will move more. ऐसे अंदर बाहर जाएगा. पेशेंट डर नहीं जाएगा, ये सर अंदर जा रही है, फिर कहाँ ले जा रही है मुझे पता नहीं, गुफा में अंदर. सो पेशेंट को सारा ये पहले से बताना है. नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन, क्या क्या प्रोसीजर के इंटरवेंशन जो में अंदर, सो पेशेंट को सारा ये पहले से बताना है. नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन, क्या क्या प्रोसीजर के इंटरवेंशन जो हम करेंगे यहाँ पे. सो सबसे इंपॉर्टेंट एमआरआई के अंदर ध्यान रखना होता है कि जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स है वो सारे क्या करने हैं आपको एमआरआई में रिमूव करने हैं, बिकॉज एमआरआई मशीन वर्क ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड. लिखा है मैग्नेटिक. डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट हैज ए पेसमेकर, is an electronic device, implanted defibrillator or other metal appliances such as hip prosthesis, vascular clips, because these clients cannot have this test performed. अगर पेसमेकर लगा है,
कोई भी डिफेक्ट लगा है या इम्प्लांट्स लगे हैं। ओल्ड टाइम में ये जो इम्प्लांट्स पेस मेकर आते थे वो आपकी एमआरआई मशीन के फ्रेंडली नहीं होते थे, दीज आर नॉट फ्रेंडली टू एमआरआई मशीन, बट नाउ इन करंट टाइम दीज ऑल इक्विपमेंट्स आर मशीन फ्रेंडली। इनके अंदर जो मेटल्स यूज करते हैं, जो आप भी मेटल आप यूज करेंगे वो मशीन मैग्नेट फील्ड से उनको पुल नहीं करता है। सो यू शुड कंफर्म, जब भी आपके कोई भी इंप्लांट किसी पेशेंट का लगता है तो उसको एक कार्ड मिलता है, कार्ड दिया जाता है, एक स्पेसिफिक कार्ड। वो कार्ड पे मेंशन होता है कि आपका इंप्लांट किस टाइप का है, मशीन फ्रेंडली है, एमआरआई फ्रेंडली है या नहीं है, आप एमआरआई करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, वो सारा उसके ऊपर मेंशन होता है। तो वो कंफर्म करना है पेशेंट के साथ। अगर ओल्ड टाइप का है तो उसमें पेस मेकर है तो हम एमआरआई नहीं करेंगे, क्योंकि एमआरआई करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड पेस मेकर को उड़ा देगा तो पर्सन उड़ जाएगा। सो इट इज मोर बेटर कि आप उसी के साथ ही जिंदा रह लो, एमआरआई नहीं कराओगे तो भी जिंदा तो रह लेंगे कम से कम। यस, क्लियर, नेक्स्ट we'll discuss the remaining part in next class tomorrow। पढ़ के आएंगे सभी कल। थैंक यू।